91 सत्ता वापसी _1। क्या तुमने कंपनी की घोषणा देखी? श्री रोहन न्यू मीडिया विभाग और फिल्म और टेलीविजन विभाग पर अधिकार वापस करने जा रहे हैं। अरे, क्या ये श्री रोहन का श्री सौरभ और श्री चंद्र के सामने झुकना माना जाएगा? इसे माना जाना चाहिए। एक उप महाप्रबंधक, जो महाप्रबंधक और एक अन्य उपाध्यक्ष के खिलाफ खड़ा हो, शायद ही जीत सकता है। ये पूरी तरह से सच नहीं है। आखिरकार श्री सौरभ और श्री चंद्र को पहले श्री रोहन के हाथों नुकसान उठाना पड़ा है और श्री रोहन ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो क्या, जो अंत में हंसता है वही असली विजेता है? देखो, श्री रोहन अब झुक रहे हैं, है ना? हाय, ये सच है। रोहन मल्होत्रा द्वारा सत्ता वापसी के मामले ने अटकलों की पहली लहर को जन्म दिया। 1000 से अधिक लोगों की कंपनी में हर कोने में श्री रोहन की पिछली गौरवशाली उपलब्धियों, उनकी वर्तमान असफलता की बात हो रही थी, सभी गहरे भावनाओं के साथ। श्री रोहन कितने भी प्रभावशाली थे, उनका अतीत कितना भी गौरवशाली था, अब उन्हें एक अकेला अंत सामना करना पड़ रहा था। चर्चा करने वालों में सबसे ज्यादा उत्साहित गेमिंग विभाग के लोग थे। वे हमेशा दबी हुई नाराजगी के साथ जीते थे क्योंकि रोहन मल्होत्रा ने 2 मौकों पर उनके विभाग के एक बड़े हिस्से के फंड छीन लिए थे, जिससे वे कंपनी में हंसी का पात्र बन गए थे। आखिरकार भाग्य ने उनका साथ दिया। गेमिंग विभाग के लोग बेहद खुश थे, उत्साहपूर्वक मजाक उड़ा रहे थे। फिर लक्ष्मण बंसल थे, जो इतने उत्साहित थे कि वे ढोल और नगाड़े बजाना चाहते थे, उत्सव में आतिशबाजी छोड़ना चाहते थे और यहां तक कि कंपनी की इमारत के नीचे एक बैनर लटकाना चाहते थे, जिस पर लिखा हो, उप श्री रोहन मल्होत्रा को न्यू मीडिया विभाग से बाहर निकलने की हार्दिक बधाई। बेशक, ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव था। भले ही रोहन मल्होत्रा अब विभाग का प्रबंधन नहीं करते थे, वे अभी भी एक वास्तविक उप महाप्रबंधक थे और अगर कोई वास्तव में उनके साथ उलझना चाहता था, तो ये हथेली पलटने जितना आसान होता। लक्ष्मण बंसल केवल अपनी खुशी को ताकत में बदल सकते थे, जोश के साथ पर्दे के पीछे गपशप करते हुए। फिल्म और टेलीविजन विभाग। गौतम दास विशेष रूप से खबर फैलने और हंगामा होने से पहले एक छोटे पैमाने की, बंद दरवाजे की बैठक आयोजित करने के लिए वापस गए। बैठक जानबूझकर एक ध्वनिरोधी कमरे में आयोजित की गई थी, जिसमें दरवाजा बंद था और पर्दे खींचे गए थे, सब कुछ कसकर सील किया गया था। गौतम दास ने विक्रम, यामिनी कौर, जया राठौर, गौरव यादव और अन्य लोगों को बुलाकर इस घटना की विशेष व्याख्या की। विक्रम, यामिनी कौर, जया राठौर और गौरव यादव गुस्से में रोहन मल्होत्रा के लिए कंपनी से न्याय मांगने की बात करने लगे। बाकी लोग भी धर्मी आक्रोश से भरे थे। बस गौतम दास, जो हमेशा नम्र रहते थे, अचानक गरजे, उनका चेहरा क्रूर और उनकी आंखें खून से लाल, जैसे कि वे उन्हें निगल लेना चाहते हों। ये रूप देखकर सभी चौंक गए। क्या तुम वाकई नहीं जानते कि श्री रोहन ने ये किसके लिए किया? हाँ, क्या तुम उनकी सारी मेहनत को बर्बाद करना चाहते हो? तुम लोग मूर्ख। गौतम दास इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पैर पट के उनकी नाक की ओर इशारा करते हुए और लिंग की परवाह किए बिना उन्हें गाली दी। लोगों को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। गौतम दास ने एक गहरी सांस ली और बिना रुके क्रूरता से जारी रखा, श्री रोहन जानते हैं कि जब तक वे इस विभाग को नहीं छोड़ते, हमारी मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारे लिए, उन्होंने स्वेच्छा से इस विभाग पर अधिकार वापस किया। तुम और क्या चाहते हो? क्या तुम हंगामा करके उन्हें श्री रोहन के पीछे पड़ने का एक और बहाना देना चाहते हो? तुम क्या सोच रहे हो? गौतम दास की कठोर फटकार के बाद सभी चुप हो गए। अब हम जो कर सकते हैं, वह है श्री रोहन की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, अपने काम को अच्छी तरह से करने के लिए कड़ी मेहनत करना और इस टीवी ड्रामे को साल का वास्तव में बड़ा हिट, एक ट्रेंडिंग ड्रामा बनाना। गौतम दास ने जोश के साथ कहा। खामोशी, हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। विक्रम ने अचानक जोरदार चिल्लाकर कहा। ये नारा अगर पहले सुना जाता तो पुराना, हास्यास्पद लगता, लेकिन इस पल में कोई भी हंस नहीं सका। हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। अचानक किसी और ने चिल्लाया। हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। और लोग चिल्लाने में शामिल हो गए। आखिरकार गौतम दास भी इस जोश में बह गए और साथ में चिल्लाने लगे। ये फिल्म और टेलीविजन विभाग का युद्ध नारा था। इस पल में सभी का जोश उबाल पर था। फिल्म और टेलीविजन विभाग के बंद दरवाजों के पीछे के गूंजते शोर की तुलना में न्यू मीडिया विभाग बहुत शांत लग रहा था। रोहन मल्होत्रा ने बस अपनी चीजें पैक की और निदेशक के कार्यालय से बाहर चले गए। उस पल में विभाग के सभी लोग काम करना बंद कर दिए और गलियारे के दोनों तरफ चुपचाप खड़े हो गए, रोहन मल्होत्रा को बाहर निकलते हुए देख रहे थे। सबके चेहरों पर अनिच्छा लिखी थी और जिनका लगाव गहरा था, वे आंसू बहाने लगे। ऐसा मत करो, मैं बस एक और कार्यालय में जा रहा हूं और जब मेरे पास समय होगा, मैं फिर भी मिलने आऊंगा, रोहन मल्होत्रा ने कहा, खुद भी थोड़ा भावुक होकर। हालांकि वे फिर भी सभी को एक गर्म, आत्मविश्वास भरी मुस्कान देने में कामयाब रहे। अंत में रोहन मल्होत्रा वास्तव में चले गए। लक्ष्मी वर्मा उनके पीछे पीछे चली, उनकी कुछ व्यक्तिगत वस्तुएं लेकर। उनका चेहरा शांत था।
लोगों से घिरे गलियारे से गुजरते हुए लक्ष्मी वर्मा रुकी, मुनि और शिवा यादव और अन्य लोगों की ओर शांत मुस्कान के साथ देखा जो उनके पीछे चल रहे थे। अब से मैं अब तुम्हारी विभागीय मामलों की सहायक नहीं हूं, मैं हमेशा श्री रोहन की निजी सहायक रहूंगी। लक्ष्मी वर्मा ने सभी को एक प्यारी मुस्कान दी और उनके प्रति थोड़ा झुकी। आप सभी के देखभाल और समर्थन के लिए धन्यवाद। फिर लक्ष्मी वर्मा मुड़ी और चली गईं। उदास होकर भीड़ ने उन्हें चुपचाप जाते हुए देखा। जिस दिन घोषणा हुई, रोहन मल्होत्रा आधिकारिक तौर पर न्यू मीडिया विभाग के कार्यालय से अपने उप महाप्रबंधक के विशेष कार्यालय में चले गए। उनके साथ एक व्यक्ति था, उनकी निजी सहायक लक्ष्मी वर्मा। जयपुर मीडिया महाप्रबंधक का कार्यालय। सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश ने रोहन मल्होत्रा के कार्यालय परिवर्तन के बारे में सुना और अनजाने में एक जानकार मुस्कान बांट ली। इसका मतलब था कि रोहन मल्होत्रा ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, उनके निर्णय से सहमत हो गए, जिसका अर्थ था कि वास्तविक सत्ता उनके हाथों में वापस आ गई थी। श्री चंद्र, क्या कहते हैं लक्ष्मण बंसल को न्यू मीडिया का निदेशक बनाकर वापस लाने के बारे में? सौरभ चटर्जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। थोड़ा सोचने के बाद चंद्र प्रकाश ने धीरे से कहा, छोड़िए, रोहन मल्होत्रा ने वहां बहुत अच्छा काम किया था। लक्ष्मण बंसल एक चूहे की बीट की तरह है जो पूरे बर्तन को खराब कर देता है। उसे निदेशक बनाने से चीजें बिगड़ सकती हैं। मुझे लगता है कि हमें उनकी टीम से ही किसी को चुनना चाहिए। ये भी ठीक है, सौरभ चटर्जी ने उदासीन मुस्कान के साथ कहा। उन्हें भी लक्ष्मण बंसल की कोई परवाह नहीं थी। चंद्र प्रकाश ने हल्की मुस्कान पहनी, उनके विचार भटक रहे थे। रोहन मल्होत्रा, तुम आखिरकार झुक गए, और अब से तुम मेरे चंद्र प्रकाश के खिलाफ प्रतिद्वंद्वी नहीं रहोगे। अचानक चंद्र प्रकाश को एकाकीपन का एहसास हुआ। अल्पविराम। रोहन मल्होत्रा की सत्ता सौंपने और उनके कार्यालय परिवर्तन से शुरू हुई गर्मागर्म चर्चाएं आखिरकार खत्म हो गईं। लेकिन एक और नोटिस ने उत्साह को कम नहीं होने दिया, बल्कि और बढ़ा दिया। स्वैच्छिक नौकरी स्थानांतरण आवेदन प्रणाली। उप महाप्रबंधक रोहन मल्होत्रा द्वारा डिजाइन की गई और उनकी पूरी जिम्मेदारी में विवरण पहले ही ओए सिस्टम पर पोस्ट किए जा चुके थे। लोगों ने जो देखा उससे वे हैरान रह गए। उन्होंने पहले नौकरी स्थानांतरण के बारे में सुना था, लेकिन वे हमेशा नेतृत्व द्वारा तय किए जाते थे या कभी कभी व्यक्तियों द्वारा अनुरोधित। उन्होंने सामूहिक स्थानांतरण के लिए एक औपचारिक प्रणाली के बारे में कभी नहीं सुना था। ये पूरी तरह से अकल्पनीय था। अनगिनत लोग पर्दे के पीछे जोश के साथ इसकी चर्चा कर रहे थे, कई लोग इसे ध्यान से पढ़ रहे थे, कई लोग प्रयास करने के लिए उत्सुक थे। मुझे लगता है कि मैं प्रशासन विभाग में जा सकता हूं, मेरा विषय इसके लिए एकदम सही है। मैं लंबे समय से वहां जाना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को ओवरएस्टिमेट किया और सल्स चुन लिया। अब मैं फिर भी प्रशासन में जाना चाहता हूं। मैंने स्वयं प्रोग्रामिंग सीखी, मुझे एक सर्टिफिकेट मिला। मैं कंपनी बदलने वाला था, लेकिन अब मैं विभाग बदल सकता हूं। मैं तकनीकी विभाग में जाना चाहता हूं। मैं मानव संसाधन विभाग में जाना चाहता हूं। मैं फिल्म और टेलीविजन विभाग में जाना चाहता हूं। अल्पविराम। आधे दिन की उत्तेजना के बाद निचले स्तर के कर्मचारी उत्साहित थे। अगले दिन दोपहर के करीब रोहन मल्होत्रा, जो पूरी तरह जिम्मेदार थे, को लगभग 100 आवेदन प्राप्त हुए। अध्याय 392, लौह प्रणाली, त्वरित विभाजन _1। रोहन मल्होत्रा ने स्वैच्छिक नौकरी स्थानांतरण आवेदन प्रणाली कर्मचारी स्तर को रातों रात विकसित नहीं किया था, न ही यह एक ही कदम में साकार हुआ था। लाल कमल की भारी सहायता के साथ इसमें अभी भी काफी प्रयास लगा। उन्होंने न केवल उद्योग के भीतर सभी समान प्रणालियों को एकत्र किया, उनके सार को निकाला और कचरे को हटाया, बल्कि अपनी कई रचनात्मक विचारधारा भी जोड़ी। साथ ही उन्होंने इसे अंतिम रूप देने से पहले 1 दर्जन से अधिक प्रमुख संशोधन और समायोजन किए। लाल कमल की सहायता के बिना ऐसी पूर्णता प्राप्त करना यथार्थवादी नहीं होता, न केवल एक व्यक्ति के लिए, बल्कि एक टीम के लिए भी जो ओवरटाइम काम कर रही हो। यह काल में एक सपना ही रहता। पूरी प्रणाली, कर्मचारी आवेदन जमा करने से लेकर प्रारंभिक समीक्षा, परीक्षण, स्थानांतरण, पहली और दूसरी परीक्षा, और अंत में स्थानांतरण के लिए सहमति तक, एक स्थिर और व्यवस्थित अनुक्रम में आगे बढ़ी। ये सरल दिखाई देता था, फिर भी हर एक पहलू को व्यापक रूप से संबोधित करता था। प्रत्येक कड़ी में कितना समय लगेगा, कितने लोग शामिल होंगे, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और उन्हें कैसे हल किया जाए, सभी के लिए अविश्वसनीय रूप से विस्तृत आकस्मिक योजनाएं थीं। रोहन मल्होत्रा ने यह दावा नहीं किया कि प्रणाली पूर्ण रूप से निर्दोष और बिना किसी कमी के थी, लेकिन उन्हें अंतिम परिणामों की शुद्धता पर भरोसा था। कारण सरल था, एक सफल स्थानांतरण का मतलब था कि कर्मचारी का मूल्य और अधिक उजागर हुआ था। प्रतिभाओं की खोज वास्तव में रोहन मल्होत्रा के लिए एक अतिरिक्त लाभ थी। अंत में रोहन मल्होत्रा को लगभग 200 लोगों से आवेदन प्राप्त हुए, और उन्होंने लक्ष्मी वर्मा के साथ अपनी आकस्मिक योजना के अनुसार प्रक्रिया को लागू करना शुरू किया। पहले समूह के लिए उन्होंने 60 लोगों का चयन किया, जिनके मूल विभाग और वांछित गंतव्य प्रमुख लाभ उत्पन्न करने वाले विभाग नहीं थे। इस तरह कम से कम जब समस्याएं उत्पन्न होती, तो ये कंपनी के सामान्य कार्यों को महत्वपूर्ण नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
चूंकि यह प्रणाली का पहला परीक्षण था, रोहन मल्होत्रा ने विशेष रूप से इसके बारे में सौरभ चटर्जी से संवाद किया। रोहन मल्होत्रा ने स्पष्ट रूप से कहा कि पहले कुछ समूहों की दिशा गैर लाभकारी विभागों तक सीमित होगी, प्रयोगात्मक स्थानांतरण के रूप में। रोहन मल्होत्रा ने उनके लिए शर्तों को मध्यम रूप से शिथिल करने और मूल्यांकन अवधि को 1 महीने से 7 दिन तक कम करने का अनुरोध किया ताकि पूरी प्रणाली प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके, समस्याओं की पहचान और समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हुए। सौरभ चटर्जी सहमत हो गए। वर्तमान में, सौरभ चटर्जी ने रोहन मल्होत्रा के हाथों से सत्ता वापस ले ली थी, और चंद्र प्रकाश ने भी उन्हें स्पष्ट कर दिया था कि उनकी महाप्रबंधक की स्थिति पर उनकी कोई नजर नहीं थी। सौरभ चटर्जी का मूड असाधारण रूप से अच्छा था, जैसा पहले कभी नहीं था। और चंद्र प्रकाश स्वयं रोहन मल्होत्रा की नई प्रणाली के बारे में बहुत उत्सुक थे और परिणाम जल्द से जल्द देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी रोहन मल्होत्रा के प्रस्ताव से सहमति जताई। उस सप्ताह के दौरान, रोहन मल्होत्रा ने जल्दबाजी में अंतर विभागीय कनेक्शनों और कर्मचारी परीक्षण स्थानांतरण की व्यवस्था की। वे और लक्ष्मी वर्मा हर कड़ी पर बारीकी से ध्यान दे रहे थे, किसी भी गलती को नजरअंदाज नहीं होने दे रहे थे, और सबसे छोटी समस्याओं को भी दर्ज कर रहे थे। रोहन मल्होत्रा जानते थे कि अब की मेहनत बाद में आसानी के लिए थी। जब तक प्रणाली सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से काम कर सकती थी, उनके अच्छे दिन आने वाले थे। उस सप्ताह में, रोहन मल्होत्रा पहले से भी ज्यादा व्यस्त हो गए, और लक्ष्मी वर्मा भी काम में डूबी रहीं। रोहन मल्होत्रा की पहल में शामिल विभागों ने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें रोहन मल्होत्रा से डर था। ये श्री रोहन, अपनी प्रभावशाली प्रतिष्ठा के साथ, हाल ही में श्री सौरभ और श्री चंद्र से हारने और अपनी सत्ता सौंपने के बावजूद, 2 विरोधियों के खिलाफ लड़े थे और, भले ही हार गए, सम्मान के साथ बाहर आए थे। इसके अलावा, वे अभी भी उपाध्यक्ष थे। जब उन्होंने पहले लक्ष्मण बंसल को बाहर किया था, तब उनके पास भी शायद ही कोई वास्तविक सत्ता थी। जब उन्होंने श्री सौरभ और श्री चंद्र को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया था, तब भी वे अपने विभाग की सीमित प्राधिकार पर निर्भर नहीं थे। प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स विभागों ने हाल ही में न्यू मीडिया विभाग और फिल्म और टेलीविजन विभाग पर नोटिस जारी किए थे और दंड लगाए थे, लेकिन वे ऊपर से आदेश थे, अगर श्री रोहन आकर पूछताछ करते, तो वे श्री सौरभ की ओर इशारा कर सकते थे। अब, रोहन मल्होत्रा का सीधे सामना करने के लिए, उनके पास कई गुना हिम्मत होने पर भी वे ऐसा नहीं कर पाते। इसके अलावा, इस बार, श्री सौरभ और श्री चंद्र दोनों ने प्रणाली का समर्थन किया, भले ही वह केवल सतही हो। जो कोई भी इस मामले में ढील देने की हिम्मत करता, वह तीनों प्रमुख नेताओं का सामना कर रहा होता। जयपुर मीडिया में कोई भी निदेशक इतना साहसी नहीं था जो ऐसा करे। इसलिए, ये लोग इस मामले में पूर्ण सहयोग देने के लिए इंतजार नहीं कर सके। एक सप्ताह जल्दी बीत गया। एक और सोमवार आया, और परिणाम सामने आए। पहले समूह के 60 लोगों में से 15 ने अंततः स्थानांतरण में सफलता प्राप्त की। बाकी लोगों के पास या तो आवश्यक कौशल की कमी थी या जिन विभागों में उनकी रुचि थी, वहां पहले से ही पूर्ण कर्मचारी थे। जिनके पास कौशल की कमी थी, उन्हें वापस जाना पड़ा। जिन्होंने पाया कि वांछित विभाग के पद पूरी तरह से भरे हुए थे, उन्हें रिकॉर्ड में रखा गया, ताकि जब कोई रिक्ति हो तो उनकी पहले विचार किया जाए। रोहन मल्होत्रा उन लोगों के लिए बहुत चिंतित थे जिन्होंने मूल्यांकन लिया था लेकिन वापस जाना पड़ा। उन्होंने सख्ती से उनके मूल विभागों को आदेश दिया कि उन्हें कोई परेशानी न दी जाए, वरना वे उनके साथ आसानी से नहीं छोड़ेंगे। रोहन मल्होत्रा के समर्थन के साथ, उन विभागों के निदेशकों और प्रबंधकों ने चीजों को मुश्किल बनाने की हिम्मत नहीं की। जिस क्षण स्थानांतरण के परिणामों की घोषणा हुई, रोहन मल्होत्रा के दिमाग में अधिसूचना की आवाजें मोतियों की तरह जैद की थाली पर गिरने जैसी थी, लगातार टिमटिमाती हुई। वित्तीय प्रतिभा जया मिश्रा की खोज, 1 अंक जोड़ा। लॉजिस्टिक्स प्रबंधन प्रतिभा जगदीश राठौर की खोज, 1 अंक जोड़ा। उत्कृष्ट प्रशासनिक प्रतिभा लता यादव की खोज, 2 अंक जोड़े। सम्मेलन प्रबंधन प्रतिभा विकास शर्मा की खोज, 1 अंक जोड़ा। अल्पविराम। ऐसी अद्भुत आवाजें, एक पल में ऐसा लगा जैसे वे असंख्य सूरज की किरणों से घिरे हुए हों, जिसने रोहन मल्होत्रा को खुशी और उपलब्धि की अपार भावना दी। रोहन मल्होत्रा अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठने से रोक नहीं सके, एक ऐसी मुस्कान प्रकट करते हुए जो भीतर से चमक रही थी। 15 लोगों ने, अंत में, उनके लिए 17 अंक जोड़े। मैं वर्तमान में उप महाप्रबंधक स्तर के लिए 97 अंकों पर हूं, महाप्रबंधक स्तर से केवल 3 अंक दूर। रोहन मल्होत्रा के लिए, लाल कमल की आवाज स्वर की धुन की तरह थी। पहले बैच ने ही उनकी तिजोरी को भर दिया था। अब, मैं वास्तविक पदोन्नति से बस एक कदम दूर हूं। रोहन मल्होत्रा उत्साह से खुद से फुसफुसाए, ये पूरी तरह से मेरे अपने प्रयासों के माध्यम से था कि मैंने एक सप्ताह में 17 अंक जोड़े, यह एहसास बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कि अब से, मुझे अपनी नौकरी के ग्रेड के दृष्टिकोण से और अधिक सोचना होगा, न केवल पदोन्नति की प्रतीक्षा करनी होगी, बल्कि इसे सक्रिय रूप से खोजना होगा। जब तक मैं ध्यान दूं, मेरे लिए खोजने के लिए हमेशा अंतहीन अवसर होंगे। 3 साल के भीतर, मैं निश्चित रूप से अपना वादा पूरा करूंगा। श्रेया से शादी करने के लिए पर्याप्त ऊंचे स्तर तक पहुंच जाऊंगा।
उत्साह के बाद रोहन मल्होत्रा भी थोड़ा शांत हुए। सप्ताह पर विचार करते हुए हमें 32 छोटी बड़ी समस्याएं भी मिली जिन्हें जल्दी से संबोधित करने की जरूरत है। साथ ही हमें दूसरे बैच के स्थानांतरण में जल्दी करनी होगी। ये सब अंक हैं। रोहन मल्होत्रा को अब केवल एक चीज का थोड़ा अफसोस था कि इस समय उनके पास अपनी उत्साह और खुशी साझा करने के लिए कोई नहीं था। आप कह सकते हैं कि यह थोड़ा अफसोस था। जब रोहन मल्होत्रा इस अफसोस को महसूस कर रहे थे, कार्यालय का दरवाजा खटखटाया गया और लक्ष्मी वर्मा अंदर आई। उनके चेहरे पर भी संतुष्ट मुस्कान थी। रोहन, मैंने दूसरे बैच के नामों को प्रारंभिक रूप से छांट लिया है। आपके समीक्षा की प्रतीक्षा है। तब लक्ष्मी वर्मा चौंक गईं। उन्होंने रोहन मल्होत्रा की आंखों में उत्साह भरा नजारा देखा। लक्ष्मी, मैं आज रात तुम्हें एक शानदार भोजन के लिए ले चलूंगा। रोहन मल्होत्रा ने हार्दिक हंसी के साथ कहा। कौन कहता है कि खुशी साझा करने के लिए कोई नहीं है। अध्याय 393, उसे भगाना होगा। _1 सोमवार दोपहर जयपुर चंद्र सरोवर विला क्षेत्र चंद्र जयसिंह का घर। एक सप्ताह बीत चुका था और चंद्र प्रकाश फिर से यहाँ थे। इस बार वे अपने चाचा को विवरण की रिपोर्ट देने आए थे। इस समय चंद्र जयसिंह लिविंग रूम के सोफे पर बैठे थे, पहाड़ की तरह स्थिर, बुद्ध की तरह शांत, अपने हाथ में चाय का आनंद लेते हुए। चंद्र प्रकाश उनके सामने बैठे थे। वे आधे घंटे से बयान कर रहे थे और उनका मुंह सूख गया था। दरअसल चंद्र प्रकाश ने उसी दिन चंद्र जयसिंह को रोहन मल्होत्रा के सत्ता छोड़ने के बारे में सूचित किया था। हालांकि उस समय चंद्र जयसिंह महत्वपूर्ण मामलों में व्यस्त थे और परिणाम सुनने के बाद उनके पास विवरण में जाने का समय नहीं था। चूंकि वे प्रांतीय उद्योग मामलों के प्रभारी थे, उनके कर्तव्य अत्यधिक थे। अब चंद्र जयसिंह के पास कुछ खाली समय था और संयोग से चंद्र प्रकाश विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए उत्सुक थे। इसलिए वे आए। चंद्र जयसिंह के अनुरोध पर चंद्र प्रकाश ने शुरू से अंत तक सब कुछ विस्तार से बताया। चंद्र जयसिंह कभी कभी सिर हिलाते, कभी कभी गहरे चिंतन में डूब जाते। ये रोहन मल्होत्रा वास्तव में चीजों को हिलाने में काफी सक्षम है। एक स्वैच्छिक नौकरी स्थानांतरण आवेदन प्रणाली कर्मचारी स्तर बनाकर, और अब वह पूरी तरह से इसका आनंद ले रहा है, चंद्र प्रकाश ने कहा, जब उन्होंने अपने ब्रीफकेस से एक मुद्रित दस्तावेज निकाला और चंद्र जयसिंह को सौंप दिया। चंद्र जयसिंह ने इसे लिया, जल्दी से इस पर नजर डाली और प्रशंसा में सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सके। ये वास्तव में एक पूरी तरह से विस्तृत और सावधानीपूर्वक काम है। वे व्यक्तिगत रूप से प्रणाली में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन रोहन मल्होत्रा की व्यक्तिगत क्षमताओं से चकित थे। तुमने उसे इस प्रणाली पर पूरे एक सप्ताह तक काम करने दिया? चंद्र जयसिंह ने पूछा, जब उन्होंने अपने हाथ में दस्तावेज को एक तरफ रखा और चंद्र प्रकाश की ओर देखा। ये वह शर्त थी जो सौरभ चटर्जी ने उनकी सत्ता सौंपने के लिए दी थी। घोषणा पहले ही जारी हो चुकी है, हम उन्हें इसे लागू करने से रोक नहीं सकते, चंद्र प्रकाश ने समझाया। और इसके अलावा हम ये भी देखना चाहते थे कि इस प्रणाली में कोई मूल्य है जिसे हम उपयोग कर सकते हैं। हम इन तथाकथित निचले स्तर की प्रतिभाओं के लिए पैसा बहुत है। इस तरह की परेशानी की कोई जरूरत नहीं। चंद्र जयसिंह इसे ज्यादा महत्व नहीं देते थे। उनके स्तर के व्यक्ति के लिए, जो दसियों हजार कर्मचारियों के साथ सभी उद्योगों की देखरेख करते थे, निचले स्तर के कर्मचारी उनके दृष्टिकोण में इतना उपद्रव करने लायक नहीं थे। हाँ, चंद्र प्रकाश अपने चाचा से सहमत थे, लेकिन गहरे में उन्हें रोहन मल्होत्रा की प्रणाली काफी दिलचस्प लगी। बताओ, तुम रोहन मल्होत्रा के बारे में आगे क्या करने जा रहे हो? चंद्र जयसिंह ने अचानक पूछा। उसके बारे में क्या करना है? चंद्र प्रकाश थोड़ा हैरान रह गए। हाल के चर्चाओं में यह विषय वास्तव में नहीं आया था। पिछले सप्ताह में रोहन मल्होत्रा पर नजर रखने के अलावा कि क्या वह कोई कदम उठाता है और प्रणाली की प्रभावशीलता का अवलोकन करने के अलावा, वे अपने अपने कामों में व्यस्त थे। सौरभ चटर्जी ने न्यू मीडिया और फिल्म विभागों पर अपनी पकड़ मजबूत की, बार बार दौरा करते हुए। चंद्र प्रकाश अपनी ओर से केल्सन के साथ संपर्क साधने का जिम्मा सौंपा गया था। वे पूरे सप्ताह व्यस्त रहे। तुम सब बहुत निश्चिंत हो, है ना? तुम्हें लगता है कि एक बार जब कोई सत्ता सौंप देता है तो तुम सब मिलजुल कर अच्छे सहकर्मी बन सकते हो। चंद्र जयसिंह ने तंज के साथ हंसे। याद रखो, फीनिक्स राख से उठ सकता है, जली हुई चिंगारी फिर से भड़क सकती है। क्या इतना सक्षम और चालाक व्यक्ति आसानी से हार मान लेगा? वह नहीं मानेगा। और क्या तुम वास्तव में उस पर इतना भरोसा करते हो? चंद्र जयसिंह के इन शब्दों ने चंद्र प्रकाश को अंदर से कांपने पर मजबूर कर दिया। आपका मतलब है, जड़ को उखाड़ फेंको ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो, चंद्र जयसिंह ने धीरे धीरे कहा, प्रत्येक शब्द को जानबूझकर उच्चारते हुए। बेशक, उनके शब्द रोहन मल्होत्रा को मारने का शाब्दिक आदेश नहीं थे, बल्कि एक रूपक था। उसे भगाना होगा। चंद्र जयसिंह ने स्पष्ट रूप से अपनी मंशा जाहिर की। रोहन मल्होत्रा को भगाना। चंद्र प्रकाश की आंखें अनिश्चितता से टिमटिमाईं। क्या वास्तव में रोहन मल्होत्रा को उकसाना जरूरी था, जिसके पास किसी भी विभाग में कोई वास्तविक प्राधिकार नहीं था?
वह आदमी एक जिद्दी खच्चर था और अगर बहुत अपमानित हुआ तो गुस्से में वह एक बड़ी समस्या बन सकता था। क्या ये वास्तव में जरूरी है? उसके पास कुछ भी नहीं है, क्या वह वास्तव में वापसी कर सकता है? चंद्र प्रकाश ने हिचकिचाते हुए कहा। उसके पास कुछ भी नहीं था और उसने केविन से निपट लिया। चंद्र जयसिंह ने ठंडे तौर पर तंज कसा, अपने भतीजे को कुछ हद तक तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए। प्रकाश, अगर तुम अपने करियर में आगे जाना चाहते हो तो कभी कभी तुम्हें नर्म दिल नहीं होना चाहिए। अनिश्चित तत्वों के साथ तुम्हें क्रूर होना होगा। अभी मैंने सुना कि तुमने कहा कि रोहन मल्होत्रा के जोशीले भाषण ने सौरभ चटर्जी, उस पुराने चिकने ऑपरेटर को भी प्रभावित किया। मैं सौरभ चटर्जी को तुमसे कहीं बेहतर जानता हूं। इससे ये स्पष्ट है कि यह युवक वास्तव में साधारण नहीं है। जयपुर मीडिया में छोड़ दिया गया, वह देर सबेर तुम्हारे लिए एक आपदा बन जाएगा। चंद्र जयसिंह की नज़र ठंडी और गंभीर थी। ऐसे परिणामों को छोड़ने से बेहतर है कि पूरी तरह से निपट लिया जाए। अपने चाचा के शब्दों से डरकर चंद्र प्रकाश तुरंत सतर्क हो गए। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। चंद्र प्रकाश ने निर्णायक रूप से संकल्प लिया। चंद्र जयसिंह ने संतुष्टि से सिर हिलाया, उनकी आंखों में स्वीकृति की एक चमक थी। वे केवल अपने भतीजे के हितों के लिए नहीं सोच रहे थे, वे अपनी खुद की कुंठाओं को भी निकालना चाहते थे। हालांकि रोहन मल्होत्रा ने उनका सीधे सामना नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उस जैतून की शाखा को जोरदार ढंग से ठुकरा दिया था, जिसे वह जानते थे कि उनके द्वारा बढ़ाया गया था, जो अज्ञानी और अपमानजनक था। उन्होंने चंद्र जयसिंह की गरिमा को ठेस पहुंचाई थी। चंद्र जयसिंह ऐसे व्यक्ति को कभी बख्श नहीं सकते थे। इस मामले के लिए तुम्हें सौरभ चटर्जी को शामिल करना होगा, चंद्र जयसिंह ने थोड़ा सोचकर कहा। निजी तौर पर सौरभ चटर्जी के पास जाओ और उन्हें बताओ कि यह मेरी ओर से है। मैं उनके 5 साल के व्यक्तिगत प्रदर्शन मूल्यांकन के दौरान कुछ तार खींच सकता हूं और उनके लिए कुछ वोट जोड़ सकता हूं, ताकि वे तुम्हारे साथ सहयोग करें। इस तरह करो, चंद्र जयसिंह ने धीमी आवाज में बोले, चंद्र प्रकाश को योजना को सावधानीपूर्वक समझाते हुए। चंद्र प्रकाश अपनी आंखें चौड़ी करने से नहीं रोक सके, हैरान। ये कुछ हद तक लापरवाही भरा लग रहा था। क्या सौरभ चटर्जी केवल कुछ वोटों के लिए ऐसी चीज से सहमत हो सकते थे? आखिरकार चंद्र प्रकाश अभी युवा थे और कभी 5 साल के व्यक्तिगत प्रदर्शन मूल्यांकन का हिस्सा नहीं रहे थे। अगर उन्हें पता होता कि कितने लोग उन कुछ अतिरिक्त वोटों को हासिल करने के लिए बेताब होते, तो वे समझ जाते कि सौरभ चटर्जी निश्चित रूप से ललचाएंगे, शायद बड़े जोखिम लेने के लिए भी। मुझ पर भरोसा करो, सौरभ चटर्जी के साथ कोई समस्या नहीं होगी, चंद्र जयसिंह ने धीरे से हंसते हुए कहा, क्योंकि वह कीमत उन्हें सबसे ज्यादा ललचाएगी। अल्पविराम। 1 घंटे बाद चंद्र प्रकाश अपनी कार में बैठे और चंद्र सरोवर विला क्षेत्र से निकलकर कंपनी की ओर वापस गए। रोहन मल्होत्रा लक्ष्मी वर्मा को एक साथ रात का खाना खाने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। काम छोड़ने से पहले चंद्र प्रकाश सौरभ चटर्जी के कार्यालय में पहुंचे। श्री चंद्र, आप यहाँ क्या ले आए? सौरभ चटर्जी ने उन्हें देखते ही तुरंत एक दोस्ताना मुस्कान दी। एक मामला है जिसके बारे में मुझे आपके साथ निजी तौर पर चर्चा करने की जरूरत है, श्री सौरभ। चंद्र प्रकाश उनके पास गए, अपनी आवाज को धीमा करके अपने चाचा के सुझाव को साझा किया। रोहन मल्होत्रा से छुटकारा पाओ। क्या ये वास्तव में जरूरी है? सौरभ चटर्जी ने मुस्कुराते हुए कहा। वे रोहन मल्होत्रा को किनारे करने के लिए इतना बड़ा जोखिम लेने के इच्छुक नहीं थे। चंद्र प्रकाश ने शांति से मुस्कुराया और भी धीमी आवाज में जारी रखा, मेरे चाचा ने उल्लेख किया कि अगर आप सहयोग करते हैं, श्री सौरभ, तो वे आपके आगामी 5 साल के व्यक्तिगत प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए अपने कनेक्शनों का उपयोग करेंगे, कुछ वोट प्रायोजित करेंगे। जब सौरभ चटर्जी ने ये सुना, उनके चेहरे पर मुस्कान और संयम क्षण भर के लिए ठहर गया, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, लगभग एक चमक के साथ, जैसे एक भूखा भेड़िया चंद्र प्रकाश को गहरी नजरों से देखते हुए। क्या ये सच है? चंद्र प्रकाश चौंक गए, हैरान, लेकिन उन्होंने पुष्टि में सिर हिलाया। पक्का, सौरभ चटर्जी ने स्पष्ट रूप से सहमति जताई। अध्याय 394, फिर से, ये रोहन मल्होत्रा _1। रोहन मल्होत्रा लक्ष्मी वर्मा को एक मिशेलिन रेस्तरां में ले गए और उत्साहपूर्वक एक के बाद एक विशेष व्यंजन ऑर्डर किए, जो 3 या 4 लोगों के लिए पर्याप्त थे, जिससे ऑर्डर लेने वाले को यह विश्वास हो गया कि उनके साथ और साथी शामिल होंगे। हालांकि ऑर्डर लेने वाले ने जल्द ही उस धारणा को खारिज कर दिया, क्योंकि दोनों एक छोटी सी 2 लोगों की मेज पर बैठे थे, जिसमें केवल 2 सेट कटलरी थी। लगता है ये सब एक लड़की को प्रभावित करने के लिए है। इनके पास वाकई में पैसा जलाने के लिए है। केवल व्यंजनों की कीमत ही 6 या 7 हजार है। अपने आप को रोक नहीं पाते हुए वेटर ने रोहन मल्होत्रा की संपत्ति पर आश्चर्य किया और उनकी ओर कुछ अतिरिक्त नजरें डालीं। रोहन, ये जगह बहुत महंगी है। वेटर के जाने के बाद लक्ष्मी वर्मा रोहन मल्होत्रा से धीमी आवाज में नहीं रोक सकी, साथ ही, हमने इतना सारा खाना ऑर्डर किया, हम इसे पूरा नहीं खा पाएंगे, है ना? किसने कहा कि अगर हमने ऑर्डर किया तो हमें इसे पूरा करना होगा? क्या हम थोड़ा बर्बाद करने का जोखिम नहीं उठा सकते? रोहन मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा। बात करते हुए रोहन मल्होत्रा ने एक उच्च गुणवत्ता वाली फ्रेंच वाइन की बोतल मांगी।
तुमने इन दिनों वाकई में बहुत मेहनत की है। आज हमारी प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ और यह उत्सव के लायक है। उन कर्मचारियों के अलावा जो स्थानांतरित हुए, ये केवल हम दोनों थे जिन्होंने वास्तव में इसे अपना सब कुछ दिया। और केवल तुम ही इसके बारे में खुश होगी। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। इसके लिए चीयर्स। रोहन मल्होत्रा ने अपना ग्लास उठाया, खुश और अपने गालों में हल्की लाली महसूस करते हुए। लक्ष्मी वर्मा ने अपनी आंखों से मुस्कुराया और अपना ग्लास उठाया। चीयर्स। पूरे रात्रिभोज के दौरान लक्ष्मी वर्मा के दिल में एक गर्म और सुकून भरी अनुभूति थी, जबकि रोहन मल्होत्रा इसे लेकर पूरी तरह से निश्चिंत रहे। हालांकि उन्हें पता था कि उनका इससे कोई मतलब नहीं था और शायद वह इसे ज्यादा सोच रही थी, फिर भी लक्ष्मी वर्मा ने उस पल का बहुत आनंद लिया। जब दोनों अपने भोजन का आनंद ले रहे थे, किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि उसी समय सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश एक शिकायत पत्र तैयार करने में व्यस्त थे, जिसे समूह को भेजने के लिए तैयार थे। जयपुर मीडिया के उप महाप्रबंधक रोहन मल्होत्रा ने अपनी नियुक्ति के दिन व्यक्तिगत पसंद के आधार पर प्रमुख न्यू मीडिया विभाग के अधिकारियों को मनमाने ढंग से बर्खास्त कर दिया। विभाग को संभालने के बाद उन्होंने बिना किसी मूल्यांकन या आकलन के जूनियर प्रबंधन कर्मियों को जल्दबाजी में निकाल दिया। जूनियर कर्मचारियों को प्रबंधक नियुक्त किया। क्या इसमें रिश्वत शामिल है? यह अज्ञात है, क्योंकि इसे जांचने का कोई अधिकार नहीं है। अल्पविराम। उन्होंने बिना किसी अतिरिक्त शर्तों के कायसिन समूह की रौनी की टीम के साथ जल्दबाजी में एक सहयोग समझौता पोर्पीस किया, जिससे संदेह होता है कि दोनों पहले से परिचित थे और बाद में रौनी की टीम को कंपनी में जोरदार ढंग से सिफारिश की, जिसके पीछे छिपे मकसद होने का संदेह है। अल्पविराम। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण फिल्म और टीवी विभाग में हस्तक्षेप किया और केवल शब्दों में असहमति के कारण वार्षिक प्रमुख ड्रामा शुरू होने से पहले प्रमुख अभिनेता लक्ष्य फंसे को निकाल दिया, ड्रामा में किरदारों को मनमाने ढंग से जोड़ा और हटाया। अल्पविराम। अपने कार्यकाल के दौरान उनकी अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने बार बार महाप्रबंधक सौरभ चटर्जी और उप महाप्रबंधक चंद्र प्रकाश का विरोध किया, यहां तक कि उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। अल्पविराम। सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश रोहन मल्होत्रा के खिलाफ आरोपों को संक्षेप में प्रस्तुत करने में व्यस्त थे। हर जीव के दो पहलू होते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे बोला जाए। एक बहुत ही वस्तुनिष्ठ मामला अलग ढंग से व्यक्त किया जाए तो इसका प्रभाव पूरी तरह से अलग होगा। इन दोनों की कथा में रोहन मल्होत्रा को लगभग एक ऐसे उप महाप्रबंधक के रूप में चित्रित किया गया था जो अहंकारी, प्रणालियों की अवहेलना करने वाला, नेतृत्व को नजरअंदाज करने वाला और बेतहाशा लापरवाह था, जैसे कि वह जयपुर मीडिया के भीतर अपनी खुद की गुटबाजी स्थापित करने के करीब था, जिससे अन्य महाप्रबंधकों और उप महाप्रबंधकों के लिए अपने कर्तव्यों को निभाना मुश्किल हो गया था, सामान्य रूप से प्रबंधन करने में असमर्थ। हर शब्दों का ये पत्र सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश के क्रोध और विलाप से भरा था। सौरभ चटर्जी ने इसे एक बार संशोधित किया, चंद्र प्रकाश ने फिर से संशोधित किया और दोनों बहुत संतुष्ट थे। इस लेख का माहौल रोहन मल्होत्रा के मूल राय और विवाद दस्तावेज के समान था और एक बार उच्च अधिकारियों को सौंपे जाने पर यह निश्चित रूप से प्रभाव डालेगा। पिछली बार रोहन मल्होत्रा ने उस राय और विवाद दस्तावेज के साथ, जिसमें टाइपो भरे थे, समूह में अपनी छवि को नुकसान पहुंचाया होगा। अब आधे महीने से भी कम समय में इसे ऊपर से जोड़ देना, मुझे नहीं लगता कि वह खत्म नहीं होगा। चंद्र प्रकाश ने ठंडी हंसी के साथ कहा। सौरभ चटर्जी ने भी आह भरी। इस समय रोहन मल्होत्रा के बारे में उनकी धारणा वास्तव में खराब नहीं थी, खासकर रोहन मल्होत्रा के दिल से निकले शब्दों को सुनने के बाद। बेशक अनुकूल धारणा के बावजूद, जैसा कि चंद्र प्रकाश ने कहा, जयपुर मीडिया में इतना जबरदस्त व्यक्ति होना हमेशा अपने लिए एक खतरा था। बेहतर होगा कि उसे भगा दिया जाए और चैन की सांस ली जाए। इसके अलावा मेरे 5 साल के व्यक्तिगत मूल्यांकन के लिए मुझे तुम्हें परेशान करना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि तुम इससे सीखोगे और अपनी अगली स्थिति में कम प्रोफाइल रखोगे। यह अनुभव तुम्हारे विकास में मदद करेगा। सौरभ चटर्जी ने आह भरी। अब इसे भेज दो समूह। वे शायद इस तरह की चीजों का जल्दी जवाब नहीं देंगे, चंद्र प्रकाश ने कहा। सौरभ चटर्जी ने सिर हिलाया। दोनों ने अपने नाम हस्ताक्षर किए और भेजने के लिए क्लिक किया। हमेशा की तरह समूह उनसे निजी तौर पर संपर्क करेगा, पूछताछ करने के लिए, और फिर रोहन मल्होत्रा की जांच के लिए कर्मियों को भेजेगा या रोहन मल्होत्रा को समूह के ग्रेटर इंडिया रीजन में रिपोर्ट करने के लिए कहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, समूह को निश्चित रूप से पता चलेगा कि हमने एक दूसरे के साथ चेहरा तोड़ लिया है। यह एक स्थिर नेतृत्व टीम नहीं है। वे दोनों पक्षों को अलग करना चाहेंगे, या तो रोहन मल्होत्रा को स्थानांतरित करेंगे या हमें। लेकिन रोहन मल्होत्रा के कई मुद्दे हैं और वह अकेला है, इसलिए उसका जाना लगभग तय है। एक निश्चित शर्त है। चंद्र प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो श्री सौरभ। जिस व्यक्ति को हमने नापसंद किया वह आखिरकार जा रहा है। हम दोनों को बधाई। सौरभ चटर्जी ने मुस्कुराया। समूह को शिकायत जमा करना वह चीज थी जिसे सौरभ चटर्जी कभी उपयोग करने के लिए सहमत नहीं होते।
एक बार उपयोग करने पर यह अपूरणीय शत्रुता की घोषणा थी। आखिरकार, ये किसी पर मुकदमा करने और उनके भविष्य को नष्ट करने जैसा कदम था, युद्ध की घोषणा। भले ही सौरभ चटर्जी रोहन मल्होत्रा के साथ विभिन्न तरीकों से टकराव करना चाहते थे, उन्होंने कभी इस कदम को उठाने की हिम्मत नहीं की। अगर चंद्र जयसिंह द्वारा दी गई बहुत लुभावनी शर्तें न होती, तो सौरभ चटर्जी कभी सहमत नहीं होते। चंद्र प्रकाश ने उन्हें अर्थपूर्ण ढंग से देखा, उनके मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभरी। जैसे ही उन्होंने संयुक्त रूप से पत्र जमा किया, सौरभ चटर्जी उनके साथ एक ही नाव में अपरिवर्तनीय रूप से सवार हो गए, कोई बच निकलने का रास्ता नहीं। रोहन मल्होत्रा कोई साधारण किरदार नहीं है, यहाँ तक कि श्री केविन को भी उसने संभाल लिया। मुझे विश्वास नहीं है कि उसके पास कोई चाल नहीं है। हमारे बीच का संघर्ष गहरा हो गया है। यह मुझे कुछ हद तक बेचैन कर रहा था। सौभाग्य से, मैंने पर्याप्त सहयोगियों को शामिल कर लिया है। साझा गौरव, साझा नुकसान। अगर मैं उसे अकेले नहीं संभाल सकता, तो हम सब मिलकर उस पर आएंगे। मुझे विश्वास नहीं है कि रोहन मल्होत्रा इसका सामना कर सकता है। चंद्र प्रकाश ने ठंडे तौर पर हंसे। हालांकि वह एक प्रतिष्ठित परिवार से थे, चंद्र प्रकाश स्वयं रोहन मल्होत्रा से कुछ हद तक चिंतित हो गए थे। अब वे आखिरकार राहत की सांस ले सकते थे। सूर्यवंश समूह का ग्रेटर इंडिया रीजन अफेयर्स डिपार्टमेंट। इस विभाग में उच्च स्तरीय कर्मचारी हैं जो प्रत्येक सप्ताह बारी बारी से अफेयर्स ऑफिसर के रूप में सेवा करते हैं। ये सैकड़ों लोगों से पूरी तरह से सुसज्जित है, 24 घंटे काम करता है, ग्रेटर इंडिया रीजन में विभिन्न सहायक कंपनियों द्वारा जमा किए गए मुद्दों से निपटता है। जिन्होंने पहले रोहन मल्होत्रा के राय रक्षा की समीक्षा की और जवाब दिया था, उनका उपनाम लाल था। संयोग से इस सप्ताह उनकी बारी थी अफेयर्स ऑफिसर बनने की। वास्तव में इस सप्ताह के ऑफिसर को आपातकाल था और उन्हें ग्रेटर इंडिया रीजन के मुख्य कार्यकारी द्वारा मुख्यालय ले जाया गया था, इसलिए वह अस्थायी रूप से उनकी जगह ले रहे थे। आमतौर पर उनके हाथों में हस्तांतरित दस्तावेज ज्यादातर कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से जमा किए गए थे, जो महत्वपूर्ण या तत्काल परिस्थितियों को दर्शाते थे। इन दिनों चीजें अपेक्षाकृत शांत थीं। हालांकि प्रत्येक दिन दर्जनों मामले सामने आते थे, वे आमतौर पर व्यक्तिगत महाप्रबंधकों या उप महाप्रबंधकों द्वारा रिपोर्ट किए जाते थे, और स्वाभाविक रूप से कोई उनसे निपटता था। अधिकारी लाल रात 8 बजे जाने की तैयारी कर रहे थे। तब एक दस्तावेज आया। जयपुर मीडिया। वे अपनी भौहें सिकोड़ने से नहीं रोक सके, हंसते हुए, फिर से वही, इस बार क्या है? उन्होंने दस्तावेज खोला, शब्द दर शब्द पढ़ा, उनकी भौहें और सिकुड़ती गईं। फिर से यह रोहन मल्होत्रा। अध्याय 395, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। अंडरस्कोर 1। सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश ने रोहन मल्होत्रा के बारे में एक शिकायत पत्र समूह को भेजा और वे थोड़ी देर और बातचीत करते रहे। लगभग आधे घंटे बाद चंद्र प्रकाश उठकर जाने की तैयारी करने लगे। चलो, मैं भी आज जल्दी जा रहा हूं, वापस जाकर आराम करूंगा। सौरभ चटर्जी ने अपने डेस्क पर रखी चीजों को लापरवाही से समेटा। चंद्र प्रकाश उनके बगल में इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दोनों जाने वाले थे, सौरभ चटर्जी के डेस्क पर रखा टेलीफोन अचानक बजा। सौरभ चटर्जी ने इसे उदासीनता से देखा और इनकमिंग कॉल डिस्प्ले नंबर देखकर उनका चेहरा बदल गया। श्री चंद्र, जल्दी मत जाए। सौरभ चटर्जी ने धीमी आवाज में और जल्दी से कहा, टेलीफोन की ओर इशारा करते हुए। उनके चेहरे पर कुछ अविश्वास दिखाई दे रहा था। ये समूह से है। चंद्र प्रकाश स्तब्ध रह गए, उनके चेहरे पर भी कुछ आश्चर्य दिखाई दिया। आखिरकार उनका शिकायत पत्र केवल आधे घंटे पहले ही जमा किया गया था। क्या ये पहले से ही समूह से जवाब हो सकता है? ये बहुत तेज था। न केवल चंद्र प्रकाश आश्चर्यचकित थे, सौरभ चटर्जी भी हैरान थे। हालांकि जितनी जल्दी उन्हें जवाब मिला, वे उतने ही खुश थे। सौरभ चटर्जी ने चंद्र प्रकाश को चुप रहने का इशारा किया और स्पीकरफोन बटन दबाया। हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? सौरभ चटर्जी ने संकोच के साथ कहा। एक शांत पल के बाद दूसरी तरफ से एक आवाज आई, ये सूर्यवंश समूह के ग्रेटर इंडिया रीजन अफेयर्स डिपार्टमेंट से अधिकारी लाल हैं, ड्यूटी पर अफेयर्स ऑफिसर। दूसरी तरफ की आवाज शांत और संयमित थी। अफेयर्स ऑफिसर। न केवल सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश हैरान थे, बल्कि वे चकित भी थे। बेशक उन्हें ग्रेटर इंडिया रीजन अफेयर्स डिपार्टमेंट के बारे में पता था। वह जगह थी जहां ग्रेटर इंडिया रीजन में सहायक कंपनियों से भेजे गए सभी उच्च स्तरीय आवेदन, शिकायतें और अन्य मामले निपटाए जाते थे। रोटेटिंग अफेयर्स ऑफिसर ग्रेटर इंडिया रीजनल जनरल मैनेजर के पसंदीदा या उनके सबसे भरोसेमंद लोग थे। उनका प्राधिकार बहुत बड़ा था और वे 70% से अधिक मामलों को व्यक्तिगत रूप से संभाल सकते थे। सहायक कंपनियों की नज़र में कुछ बड़े निर्णय जो लेना मुश्किल था, उनके लिए आम बात थी, जिसमें सैकड़ों करोड़ों या उससे अधिक के सहयोग सौदे शामिल थे, जिन्हें वे तुरंत स्वीकार या अस्वीकार कर सकते थे। वे व्यवहारिक रूप से ग्रेटर इंडिया रीजन के लिए अस्थायी उप महाप्रबंधक की तरह कार्य करते थे। बेशक यह एक अतिशयोक्ति है।
हालांकि उनकी क्षमताओं और पदों के बावजूद उनके अधीन कई लोग सहायक कंपनियों से 5 साल की परीक्षा अवधि के माध्यम से चुने गए कुलीन उम्मीदवार थे। एक छोटा सा अफेयर्स ऑफिसर पहले महाप्रबंधक या उप महाप्रबंधक रहा हो सकता था। उच्च पद से निचले स्तर के कर्मचारी में जाने के बावजूद कई लोग अफेयर्स डिपार्टमेंट में शामिल होने के लिए सिर्फ 4 लेते थे, क्योंकि ऐसे अनुभव के साथ उनके रिज्यूमे में भविष्य में पदोन्नति कोई सपना नहीं था। सौरभ चटर्जी की जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा थी कि एक दिन वह अफेयर्स डिपार्टमेंट में रोटेटिंग अफेयर्स ऑफिसर बने। अब एक अफेयर्स ऑफिसर द्वारा व्यक्तिगत रूप से कॉल करने का अनुभव सौरभ चटर्जी ने अपने पूरे करियर में केवल 1 या 2 बार ही किया था। अल्पविराम, एक अफेयर्स ऑफिसर व्यक्तिगत रूप से कॉल क्यों करेगा और इतनी जल्दी? सौरभ चटर्जी हैरान थे। वे कभी नहीं सोच सकते थे कि रोहन मल्होत्रा की प्रकटीकरण की आवृत्ति ने अधिकारी लाल की रुचि को जगा दिया था। इसके अलावा संयोग से अधिकारी लाल हाल ही में काम से खाली थे। अधिकारी लाल, नमस्ते, मैं जयपुर मीडिया का महाप्रबंधक सौरभ चटर्जी हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ, आपके कोई निर्देश हैं? सौरभ चटर्जी ने सम्मानपूर्वक पूछा। वे अब कुछ अनिश्चित थे कि क्या ये कॉल उस शिकायत पत्र के कारण थी। श्री सौरभ, दूसरी तरफ की आवाज गहरी थी, आपने और एक श्री चंद्र ने अभी अभी एक दस्तावेज जमा किया है जिसमें रोहन नाम के एक उप महाप्रबंधक की निलंबन और जांच की मांग की गई है, सही है? ये वास्तव में शिकायत पत्र के बारे में था। सौरभ चटर्जी ने चंद्र प्रकाश को एक नज़र से यह बताया। हाँ, जयपुर मीडिया ग्रेटर इंडिया रीजन की एक पायलट प्रकार की प्रत्यक्ष सहायक कंपनी के रूप में मानक रूप से एक महाप्रबंधक और एक उप महाप्रबंधक से सुसज्जित होनी चाहिए। फिर 2 उप महाप्रबंधक क्यों हैं? फोन पर अधिकारी लाल ने जारी रखा, पिछली बार से मुझे काफी जिज्ञासा थी, ये सोचकर कि यह विशेष रूप से स्वीकृत था, लेकिन इस बार मैंने जांच की और ऐसी कोई विशेष स्वीकृति नहीं थी। क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं? सौरभ चटर्जी ने अफेयर्स ऑफिसर के सवाल को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से जवाब दिया। अधिकारी लाल, बात यह है कि यह रोहन नाम का उप महाप्रबंधक उनके अनुसार समूह की निरीक्षण टीम द्वारा खोजा गया और सिफारिश किया गया था। निरीक्षण समूह? अफेयर्स ऑफिसर लाल ने सौरभ चटर्जी को बीच में रोकते हुए पूर्ण निश्चितता के साथ कहा, यह असंभव है। निरीक्षण समूह को प्रतिभा की सिफारिश करने का अधिकार है और वे आमतौर पर तदनुसार व्यवस्थित हो जाते हैं, लेकिन इसका एक रिकॉर्ड होता। मैंने जांच की और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए मुझे जिज्ञासा है। रोहन मल्होत्रा नहीं? अचानक सौरभ चटर्जी स्तब्ध रह गए। उनके बगल में चंद्र प्रकाश भी अविश्वास के साथ घूर रहे थे, उनकी आंखें चौड़ी थीं और वे वापस देखते हुए बोलने में असमर्थ थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, एक भूतिया खाता। ये रोहन मल्होत्रा फिर कहां से आया? उसके पास आईडी कार्ड क्यों होगा? क्या ये नकली हो सकता है? सौरभ चटर्जी का सिर एक आवाज के साथ गूंज उठा, चक्कर आ रहा था और उनका शरीर डगमगाया। अगर रोहन मल्होत्रा नकली है, तो उसके प्रायोजक के रूप में क्या मैं अंधा नहीं हूं? मैं समूह को ये कैसे समझाऊंगा? असंभव, मैंने उनके आईडी कार्ड को 2 बार जांचा है, यह असली है। सौरभ चटर्जी ने चिंतित होकर तुरंत कहा। लेकिन फिर वे थोड़ा हिचकिचाए, हालांकि उनका आईडी कार्ड कुछ थोड़ा अलग लगता है, यह अस्थायी नहीं दिखता। सौरभ चटर्जी ने ऐसा कहा। बगल में चंद्र प्रकाश ने मुंह के आकार और हाथ के इशारों का उपयोग करते हुए जोरदार संकेत दिया कि उन्हें तुरंत रोहन मल्होत्रा को बुलाकर आमने सामने की बात करनी चाहिए। चंद्र प्रकाश भी गुस्से में थे। रोहन मल्होत्रा ने उन्हें एक दयनीय जाल में फंसा दिया था। अगर यह नकली है, एक जाली माल, तो जो चेहरा उन्होंने खोया होगा वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फोन पर खामोशी थी। अफेयर्स ऑफिसर लाल ने हल्के से भौहें सिकुड़ी, जैसे कि विचार में खो गए हों। अफेयर्स ऑफिसर लाल, मैं अभी उस व्यक्ति को बुला लूं, फिर से आमने सामने बात करने के लिए? सौरभ चटर्जी ने चंद्र प्रकाश के सुझाव को अपनाया। नहीं, फोन पर एक मना करने की आवाज आई। चूंकि उनके पास हमारे समूह का आईडी कार्ड है और वे आंतरिक मामलों और प्रक्रियाओं से इतने परिचित हैं, हम यह नहीं कह सकते कि उनकी पहचान में कोई समस्या है। शायद मैंने कुछ नजरअंदाज किया है। दूसरी तरफ की आवाज ने सौरभ चटर्जी को बहुत राहत दी। ऐसा करते हैं, गुरुवार को मैं आपके स्थान पर सत्यापन के लिए किसी को भेजूंगा। उस समय सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, अफेयर्स ऑफिसर लाल ने कहा। सौरभ चटर्जी इसके सुनकर उत्साहित हो गए। ये बहुत अच्छा है। हम नेतृत्व के दौरे का स्वागत करते हैं। अफेयर्स डिपार्टमेंट कोई भेज रहा है। यह एक अवसर है, न केवल रोहन मल्होत्रा से निपटने के लिए बल्कि इस दौरान जयपुर मीडिया की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए भी। रोहन मल्होत्रा की मेहनत सौरभ चटर्जी के लिए एक शादी का जोड़ा तैयार करने जैसी थी। सौरभ चटर्जी खुश कैसे नहीं हो सकते? बस इतना ही, अधिकारी लाल ने लापरवाही से कहा, कॉल समाप्त करते हुए। सौरभ चटर्जी फोन रखते हुए स्पष्ट रूप से प्रसन्न दिख रहे थे। तो हम रोहन मल्होत्रा को सचेत नहीं करते? चंद्र प्रकाश ने पूछा। उन्होंने बगल से सब कुछ स्पष्ट रूप से सुना था। हम ऐसे व्यवहार करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं और ऊपर से लोग आने तक इंतजार करें।
सौरभ चटर्जी की आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। अल्पविराम। रात के खाने के बाद रोहन मल्होत्रा लक्ष्मी वर्मा के साथ वापस चल रहे थे, ठंडी शाम की हवा का आनंद ले रहे थे। आमतौर पर कुशल लक्ष्मी वर्मा कुछ हद तक शर्मीली लग रही थी। शायद अजीबपन से बचने के लिए उन्होंने बेतरतीब ढंग से एक विषय चुना, लेकिन ये फिर से काम पर आ गया। रोहन, इस दूसरे बैच के लिए क्या हम अभी भी मूल्यांकन के लिए पूरा एक सप्ताह उपयोग करने वाले हैं? रोहन मल्होत्रा ने एक पल के लिए सोचा, फिर मुस्कुराए। हम इसे थोड़ा तेज कर सकते हैं, चलो गुरुवार तक परिणाम ले लेते हैं। रोहन मल्होत्रा ने कहा, उनका चेहरा जीवंत था। बस 3 और कदम और वह महाप्रबंधक बन जाएंगे। वे भी जल्दी से स्तर बढ़ाना चाहते थे। अध्याय 396, बेजोड़ प्रतिष्ठा _1। इस समय जयपुर मीडिया के भीतर सबसे गर्म विषय रोहन मल्होत्रा द्वारा शुरू की गई स्वैच्छिक नौकरी स्थानांतरण आवेदन प्रणाली कर्मचारी संस्करण है। जब ये प्रणाली पहली बार शुरू की गई थी, तब कई लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था और कई लोग इसे निष्क्रिय जिज्ञासा के साथ देख रहे थे। जब तक कि पहले समूह के कर्मचारियों ने सफलतापूर्वक पद बदले, तब तक सभी आश्चर्यचकित होकर यह जान पाए कि यह प्रणाली सिर्फ बातें नहीं थी, ये वास्तव में हो सकता था। जिन लोगों ने सफलतापूर्वक स्थानांतरण किया, उनकी इच्छाएं पूरी हुईं और वे जल्द ही इस प्रणाली के प्रवक्ता बन गए। उन्हें वह मिल गया जो वे चाहते थे और कुछ को तो बेहतर वेतन भी मिला। वे स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे और रोहन मल्होत्रा और इस प्रणाली के प्रति बहुत आभारी थे, उनकी खूब प्रशंसा करते हुए। एक मिसाल कायम होने और कंपनी के समर्थन के साथ इस प्रणाली की लोकप्रियता रातों रात विस्फोटक हो गई। आवेदकों की संख्या में भी उछाल आया। रोहन मल्होत्रा एक बार फिर ध्यान का केंद्र बन गए, एक ऐसा व्यक्ति जो कंपनी के भाग्य को आकार दे रहा था। मैंने सुना है कि यह प्रणाली पूरी तरह से श्री रोहन ने अकेले बनाई थी। प्रभावशाली, एक व्यक्ति के लिए इतनी व्यापक प्रणाली बनाना। मैंने सुना है कि श्री रोहन ने श्री सौरभ और श्री चंद्र के साथ समझौता किया, न्यू मीडिया और फिल्म और टेलीविजन विभागों पर अधिकार वापस करके, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह प्रणाली सुचारू रूप से लागू हो। सचमुच, श्री रोहन को इससे क्या लाभ मिलता है? उन्हें कोई लाभ नहीं, अंत में हम ही लाभान्वित होते हैं। उन्होंने स्थिति का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग नहीं किया, शायद वे वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। वे कंपनी के भले के लिए ऐसा कर रहे हैं। श्री रोहन वास्तव में एक अच्छे इंसान हैं। हाँ, ये नेता शानदार है। मैंने सुना है कि न्यू मीडिया और फिल्म और टेलीविजन विभागों के लोग हमेशा उनके आभारी रहते हैं। जैसा कि कहा जाता है, निष्पक्षता लोगों के दिल में होती है और कर्मचारियों के पास देखने के लिए आंखें और सोचने के लिए दिमाग होते हैं। रोहन मल्होत्रा ने बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के इस प्रणाली को पूरे दिल से आगे बढ़ाया, जिससे उन्हें सभी की अपार प्रशंसा मिली। जैसे जैसे प्रणाली की लोकप्रियता बढ़ी, रोहन मल्होत्रा की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा भी आसमान छूने लगी। अल्पविराम। दूसरे बैच के परीक्षण स्थानांतरण कर्मियों के लिए लक्ष्मी वर्मा ने प्रारंभिक चयन किया और रोहन मल्होत्रा ने इसमें जोड़ घटाव किया, संख्या को 60 लोगों पर रखते हुए। उनके मूल और इच्छित गंतव्य प्रशासन और लॉजिस्टिक्स विभाग ही रहे। पहले कार्यान्वयन के अनुभव के साथ रोहन मल्होत्रा ने प्रणाली को और परिष्कृत किया, किसी भी खामियों को बंद करते हुए। दूसरे बैच की प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से सुचारू रही, कम से कम 20% तेज हो गई। रोहन मल्होत्रा की गुरुवार तक पूरा होने की भविष्यवाणी में कोई समस्या नहीं थी। रोहन मल्होत्रा और लक्ष्मी वर्मा का कार्यभार कम बोझिल हो गया, उन्हें हर 2 या 3 दिन में केवल 3 या 2 छोटी समायोज्य समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जो वास्तव में समस्याएं नहीं थीं। रोहन मल्होत्रा ने अभी भी इन्हें रजिस्टर में सावधानीपूर्वक दर्ज किया, दूसरे बैच के सफल स्थानांतरण के बाद प्रणाली को और बेहतर करने की योजना बनाते हुए। हालांकि हम पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते, हम इसके लिए जितना संभव हो उतना प्रयास कर सकते हैं ताकि प्रणाली की उम्र को और बढ़ाया जा सके। रोहन मल्होत्रा ने नोट्स लेते हुए लक्ष्मी वर्मा से मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। लक्ष्मी वर्मा ने गंभीरता से सिर हिलाया। अब वह रोहन मल्होत्रा के शब्दों को पूर्ण सत्य मानती थी। उनके लिए रोहन मल्होत्रा न केवल वह व्यक्ति थे जिन्हें वह चुपके से प्रशंसा करती थी, बल्कि वह व्यक्ति भी थे जिन्हें वह वास्तव में सम्मान देती थी। एक ऐसा नेक व्यक्ति जो कर्मचारियों और कंपनी के लिए अपनी खुद की शक्तियों को छोड़ने को तैयार था। ऐसे व्यक्ति का वह गहराई से सम्मान करती थी। रोहन मल्होत्रा ने निश्चित रूप से यह अनुमान नहीं लगाया था कि उनके कार्य, जो अपने स्कोर को बढ़ाने के निजी उद्देश्य के साथ किए गए थे, उन्हें लक्ष्मी वर्मा सहित बड़ी संख्या में कट्टर प्रशंसक दिलाएंगे। अब जब भी कर्मचारी रोहन मल्होत्रा की चर्चा करते, वे सभी बड़े अंगूठे दिखाते। अल्पविराम। मुझे अभी अभी एहसास हुआ, रोहन मल्होत्रा निश्चित रूप से पूरी कंपनी के कर्मचारियों का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। चंद्र प्रकाश ने पिछले कुछ दिनों के अपने अवलोकनों और अनुभवों को सौरभ चटर्जी के साथ साझा किया। पर्दे के पीछे रोहन मल्होत्रा की लोकप्रियता और समर्थन वास्तव में उनकी और सौरभ चटर्जी की संयुक्त लोकप्रियता को पार कर गया था। यहां तक कि अब कैंटीन का मुख्य रसोइया भी रोहन मल्होत्रा के लिए विशेष व्यंजन तैयार करने लगा था। इस तरह का व्यवहार न तो चंद्र प्रकाश को मिलता था, न ही सौरभ चटर्जी को।
केवल निचले स्तर के लोगों का दिल जीतकर वह सोचता है कि वह अतीत को पार कर सकता है और मेरी महाप्रबंधक की स्थिति ले सकता है। सौरभ चटर्जी ने तंज कसा। फिर भी उनके मन में गहरी जलन थी। आखिरकार लोगों द्वारा प्यार और समर्थन पाना कितना आनंददायक था। चंद्र प्रकाश ने जिन चीजों की बात की उन्हें सौरभ चटर्जी ने भी नहीं देखा था। रोहन मल्होत्रा ने अनिवार्य रूप से वह सम्मान चुरा लिया था जो उनके लिए था। कितना नीच। रोहन मल्होत्रा, तुम वास्तव में एक विपत्ति हो। तुम जहां भी जाते हो तुम दूसरों के लिए बने सूरज और बारिश को छीन लेते हो। लगता है मैंने चंद्र प्रकाश की बात मानकर और तुम्हें हटाने का फैसला करके सही किया। अगर तुम्हें 1 और साल या 6 महीने दिए गए तो तुम जयपुर मीडिया के बिना ताज के शासक बन जाते, फिर मेरा, सौरभ चटर्जी का क्या होता? सौरभ चटर्जी ने कड़वाहट से सोचा। बेशक उन्होंने चंद्र प्रकाश को ये कुछ भी नहीं दिखाया, आखिरकार एक महाप्रबंधक के रूप में उन्हें अधिक उदार दिखना चाहिए, भले ही वह बिल्कुल भी उदार नहीं होना चाहते थे। श्री सौरभ, कल गुरुवार है, चंद्र प्रकाश ने अचानक गंभीर लहजे में याद दिलाया। गुरुवार? हाँ। सौरभ चटर्जी की आंखें थोड़ा सिकुड़ी, एक केंद्रित चमक के साथ चमक रही थीं। उन्हें चंद्र प्रकाश की याद दिलाने की जरूरत नहीं थी, वे खुद दिन गिन रहे थे, उत्सुकता से इसका इंतजार कर रहे थे। समूह के ग्रेटर इंडिया रीजन के अफेयर्स ऑफिसर ने कहा था कि गुरुवार को कोई रोहन मल्होत्रा की जांच के लिए आएगा। श्री चंद्र, आपको क्या लगता है, क्या हम इस बार रोहन मल्होत्रा को हटा सकते हैं? सौरभ चटर्जी ने पूछा। वे निश्चित नहीं थे, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से एक अकथनीय बेचैन महसूस हो रही थी, भय, चिंता, व्याकुलता, अनकही लेकिन हल्के से स्पष्ट। अगर रोहन मल्होत्रा की पहचान नकली नहीं थी, तो समस्या कहाँ थी? वह जयपुर मीडिया में कैसे आया? मेरे श्री सौरभ, बस आराम करें। चंद्र प्रकाश ने मुस्कुराते हुए उन्हें आश्वस्त किया, कोई भी समस्या हो, क्या ग्रेटर इंडिया रीजन में कोई रीजनल महाप्रबंधक से बड़ा पद धारण कर सकता है? आप स्वयं उस सज्जन से मिले हैं, क्या रोहन मल्होत्रा वह हैं? चूंकि वह नहीं है, चाहे रोहन मल्होत्रा का कोई भी बैकग्राउंड हो, अफेयर्स डिपार्टमेंट की नज़र में ये ज्यादा मायने नहीं रखता। उनके पास उसे निपटाने का अधिकार है। चंद्र प्रकाश के शब्दों में दम था और सौरभ चटर्जी ने हल्के से सिर हिलाया। चंद्र प्रकाश ने जारी रखा, रोहन मल्होत्रा के आरोप पर्याप्त हैं। भले ही ऊपर से लोग आएं और कर्मचारियों से बात करके स्थिति को समझें, ये सब तथ्यात्मक है। अफेयर्स डिपार्टमेंट निश्चित रूप से उसे दंडित करेगा। मान लीजिए, अगर रोहन मल्होत्रा को दंडित नहीं किया गया, तो जयपुर मीडिया में आप प्रमुख हैं और मैं उप हैं, हम दोनों को वैध रूप से नियुक्त किया गया है। बस एक और व्यक्ति, रोहन मल्होत्रा, हमारे साथ मतभेद रखने के लिए यहाँ नहीं रहेगा, है ना? अफेयर्स डिपार्टमेंट मूर्ख नहीं है, वे निश्चित रूप से उसे स्थानांतरित कर देंगे। तो चाहे वह पदावनति हो या कहीं और स्थानांतरण, कल तक ये रोहन मल्होत्रा के बाहर निकलने का समय होगा। चंद्र प्रकाश ने पूर्ण निश्चितता के साथ कहा। बिल्कुल। सौरभ चटर्जी ने सहमति में सिर हिलाया। इस चर्चा ने उन्हें भी बहुत आत्मविश्वास दिया। लेकिन चूंकि रोहन मल्होत्रा जा रहा है, क्या हमें उसके लिए एक विदाई समारोह की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? साथ ही जब अफेयर्स डिपार्टमेंट के लोग आएं, तो हमें भावनात्मक और तार्किक रूप से एक स्वागत समारोह आयोजित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चंद्र प्रकाश की मुस्कान में एक कुटिल स्वर था, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक ही आयोजन में मिला दें और उसे विदाई दें। ओह, सौरभ चटर्जी ने संदेहपूर्ण ढंग से उनकी ओर देखा, उनकी आंखें हल्के से टिमटिमाई, क्या आपके पास कोई योजना है? चंद्र प्रकाश ने बस बिना कुछ बोले मुस्कुराया और जोर से सिर हिलाया। अध्याय 397, गुरुवार _1। गुरुवार, बिल्कुल किसी अन्य दिन की तरह। दूसरों की नज़र में, आज शायद कल से कोई अलग नहीं हो। लेकिन रोहन मल्होत्रा के लिए, जो सुबह जल्दी कंपनी में पहुंचे, उन्हें अपने दिल की गहराई से लगा कि आज बहुत खास था। उन्होंने इमारत के नीचे रुककर जयपुर मीडिया टावर की ओर देखा और पाया कि यह भव्य संरचना विशेष रूप से शानदार थी। आज दूसरे समूह के कर्मचारियों में से 1 दर्जन लोग सफलतापूर्वक पद स्थानांतरित करेंगे और एक बार को आने के बाद वह सही मायने में महाप्रबंधक बन जाएंगे। सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश द्वारा दी गई सभी परेशानियां आज चुकाई जा सकती थीं, क्योंकि उनके पास ऐसा करने की शक्ति होगी। कुछ देर रुकने के बाद रोहन मल्होत्रा इमारत में दाखिल हुए। बात करें तो उन्हें वास्तव में सौरभ चटर्जी या चंद्र प्रकाश से नफरत नहीं थी, वह तो कुछ हद तक आभारी भी थे। ये ठीक उनकी परेशानियों के कारण था कि उन्हें इसको हासिल करने के तरीके सोचने पड़े जिससे वह इतनी तेजी से उन्नति कर सके। वास्तव में शुरुआत में ही रोहन मल्होत्रा ने इस बारे में सोचा था। जब वह अपना आईडी कार्ड दिखाकर किसी भी परेशानी को दूर कर सकते थे, तो उन्हें सहन क्यों करना चाहिए? लेकिन जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, रोहन मल्होत्रा ने इसे अपने दिमाग में बुझा दिया। अगर वह हर कदम पर विशेषाधिकारों पर निर्भर रहते, तो वह अनुभव और सीखने के कई अवसर खो देते, उन्हें इसको नहीं मिलता या पदोन्नति नहीं होती, और अधिकार का कोई भी प्रदर्शन जड़ों के बिना पेड़ या स्रोत के बिना धारा की तरह होता, ये ज्यादा देर तक नहीं टिकता।
इसके विपरीत कठिनाइयों को एक एक करके पार करके और चुनौतियों को झेल कर ही रास्ता उनका अपना बनता और उनकी स्थिति मजबूत होती। मैं सूर्यवंश समूह का भविष्य का अध्यक्ष हूँ। मुझे कठिनाइयों और चुनौतियों को गले लगाना चाहिए, यही मेरा रास्ता है। रोहन मल्होत्रा ने खुद को ये याद दिलाया। इस समय वह अपने कार्यालय की ओर बढ़े, हर मिलने वाले व्यक्ति को गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अभिवादन करते हुए, सभी को उत्साहपूर्वक नमस्ते कहते हुए। कर्मचारी, प्रबंधक, निदेशक सभी ने रोहन मल्होत्रा का बेजोड़ उत्साह के साथ अभिवादन किया। न केवल इसलिए कि रोहन मल्होत्रा उपाध्यक्ष थे, बल्कि इन दिनों में रोहन मल्होत्रा विभिन्न विभागों का दौरा करते हुए सभी ने उन्हें एक विनम्र और गंभीर उपाध्यक्ष के रूप में देखा था, बिना किसी घमंड के और अपने काम के प्रति अत्यंत गंभीर। वह वास्तव में कंपनी और सभी की परवाह करते थे और पूरे दिल से समर्पित थे। अब लोग उन्हें दिल से स्वीकार कर रहे थे। अल्पविराम। रोहन मल्होत्रा अपने कार्यालय लौटे। हमेशा की तरह लक्ष्मी वर्मा उनसे पहले पहुंच चुकी थी, यहां तक कि नाश्ता भी पहले से तैयार कर लिया था। इस लड़की ने अब उनकी दिनचर्या को पूरी तरह समझ लिया था। उनकी कंपनी में आने का समय 10 मिनट से ज्यादा अंतर के बिना जानती थी, इसलिए सब कुछ बिल्कुल सही तैयार था। रोहन मल्होत्रा बहुत प्रसन्न थे अपने डेस्क पर रखे नाश्ते को देखते हुए। एक कटोरी दही भल्ला मसाला चटनी के साथ, एक छिला हुआ मसाला अंडा, 2-3 प्रकार की सब्जी भरवा पाव और 2 झींगा और सुअर के मांस भरवा पाव। भोजन पौष्टिक और सही मात्रा में था, भरपेट लेकिन ज्यादा भारी नहीं। रोहन मल्होत्रा खाते हुए लक्ष्मी वर्मा की रिपोर्ट सुन रहे थे। मेरे पास मूल्यांकन के परिणाम तैयार हैं। बस श्री सौरभ का हस्ताक्षर चाहिए और दूसरा बैच स्थानांतरण पूरा हो जाएगा। कुल 12 लोग, लक्ष्मी वर्मा ने कहा, साथ ही रोहन मल्होत्रा के लिए तैयार की गई फूलों की चाय लाते हुए। रोहन मल्होत्रा बार बार सिर हिलाते रहे, उनके चेहरे पर एक जानकार मुस्कान को रोक नहीं पाए। 12 लोग, भले ही प्रत्येक ने उनके स्कोर को केवल 1 अंक से बढ़ाया, फिर भी यह 12 अंक थे। थोड़ी देर में मैं इसे श्री सौरभ के पास हस्ताक्षर के लिए ले जाऊंगा और फिर यह चरण सफलतापूर्वक पूरा माना जा सकता है, लक्ष्मी वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहन मल्होत्रा के चेहरे को खुशी से चमकता देखकर वह मजाक करने से नहीं रोक सकी। रोहन, आप आज अच्छे मूड में लग रहे हैं। आज एक अच्छा दिन है, रोहन मल्होत्रा गुनगुनाने से नहीं रोक सके। ये बहुत बुरा लगता है, लक्ष्मी वर्मा ने मजाक में हंसते हुए कहा। लगता है आज रोहन वास्तव में बहुत अच्छे मूड में हैं, न केवल इसलिए कि दूसरा बैच लोगों का स्थानांतरण सफलतापूर्वक हुआ, बल्कि किसी अन्य अच्छी खबर के कारण भी। लक्ष्मी वर्मा ने अपने मन में सोचा। वर्मा, आपको श्री सौरभ का कार्यालय कैसा लगता है? रोहन मल्होत्रा ने अचानक मुस्कुराते हुए पूछा। लक्ष्मी वर्मा के जवाब देने की प्रतीक्षा किए बिना वह अपने आप में बड़बड़ाए, विशाल और उज्ज्वल, एक पूरी दीवार फ्लोर टू सीलिंग खिड़कियों के साथ दृश्य विस्तृत है। वहां शहर के पार्क के ठीक बगल में नीचे देखने पर चारों मौसमों की हरियाली काफी सुकून देती है। रोहन मल्होत्रा की नज़र सौरभ चटर्जी के कार्यालय पर थी। लक्ष्मी वर्मा ने सोचा कि रोहन मल्होत्रा को जलन हो रही है और ठंडे तौर पर फुफकारते हुए बड़बड़ाई, इसमें क्या अच्छा है? सजावट पुरानी और घुटन भरी है, डेस्क और फाइल कैबिनेट प्राचीन वस्तुओं जैसे दिखते हैं। वर्तमान में रोहन मल्होत्रा का कार्यालय सौरभ चटर्जी के मुकाबले बहुत फीका था, चंद्र प्रकाश के कार्यालय का तो जिक्र ही नहीं। ये न्यू मीडिया विभाग के निदेशक के कार्यालय से भी कहीं नीचे था। उस समय लक्ष्मी वर्मा विरोध करना चाहती थी, लेकिन रोहन मल्होत्रा ने उन्हें रोक दिया, कहते हुए कि यह मायने नहीं रखता। अब क्या रोहन भी महसूस कर रहे थे कि यह जगह बहुत तंग थी और सामान पुराना था। लक्ष्मी वर्मा को एक हल्की सी उदासी महसूस हुई। कोई बात नहीं, एक बार जब हम इस व्यस्त दौर से गुजर जाएं और प्रणाली वास्तव में सही रास्ते पर आ जाए, मैं निश्चित रूप से रोहन के लिए कंपनी में विरोध करूंगी। हमें एक बड़ा कार्यालय मिलेगा। लक्ष्मी वर्मा ने अपने दिल में गंभीरता से यह नोट किया। जब वह सोच रही थी, उन्होंने रोहन मल्होत्रा को बड़बड़ाते सुना। हाँ, ये काफी पुराना है। लगता है हमें सब कुछ बदलना होगा और इसे पूरी तरह से नया रूप देना होगा। अल्पविराम। सुबह 10 बजे सौरभ चटर्जी को एक फोन कॉल आया और उन्होंने फोन रख दिया। उन्होंने तुरंत चंद्र प्रकाश को डायल किया। श्री चंद्र, जल्दी आइए, समूह के लोग आने वाले हैं। फोन रखने के बाद सौरभ चटर्जी की आंखें उत्साह से चमक उठीं और उन्होंने अपने आप से कहा, आखिरकार वे आ गए। मैं इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रोहन मल्होत्रा, ओह रोहन मल्होत्रा, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारी स्थिति क्या है या तुम यहाँ उपाध्यक्ष कैसे बने, इस बार तुम्हें जयपुर मीडिया छोड़ना होगा। अंत में सौरभ चटर्जी ने एक गहरी आह भरी, व्यक्त करते हुए, यह विपत्ति आखिरकार जा रही है। 10 मिनट से भी कम समय बाद सौरभ चटर्जी के कार्यालय के दरवाजे पर दस्तक हुई और चंद्र प्रकाश अंदर घुसे, अपने चेहरे पर उत्साह को छिपा नहीं पाए। श्री सौरभ, क्या समूह के लोग आ रहे हैं? वे कितने बजे पहुंचेंगे? चंद्र प्रकाश भी उत्सुक थे। जब मैंने आपको फोन किया उससे ठीक पहले उनका संदेश था कि वे 11 बजे के आसपास पहुंचेंगे। सौरभ चटर्जी ने अपनी घड़ी देखी और खड़े हो गए। हमारे पास अब 35 मिनट बचे हैं।
आखिरकार वे आ रहे हैं, चंद्र प्रकाश ने उत्साहपूर्वक कहा। एक क्रूर मुस्कान के साथ, रोहन मल्होत्रा के लिए हमने जो शो तैयार किया है वो शुरू होने वाला है। वास्तव में, सौरभ चटर्जी ने फोन उठाया और डायल किया। जैसे ही फोन जुड़ा, सौरभ चटर्जी ने कठोर आवाज में कहा, प्रशासनिक निदेशक, ये सौरभ चटर्जी हैं। तुरंत सभी विभागों को सूचित करें और निदेशक अपने विभाग के प्रबंधकों को पहली कॉन्फ्रेंस रूम में लाएं। 20 मिनट के भीतर सभी को मौजूद होना होगा, चाहे वे कुछ भी काम कर रहे हों। जो भी निदेशक अनुपस्थित होगा, उसके विभाग के फंड में 20% की कटौती होगी, साथ ही उनका साल के अंत का बोनस भी। जो प्रबंधक उपस्थित होने में विफल रहेंगे, उनका साल के अंत का बोनस छीन लिया जाएगा और वे साल के अंत की वेतन वृद्धि खो देंगे। सौरभ चटर्जी असाधारण रूप से कठोर थे। दूसरी ओर, चंद्र प्रकाश ने इसकी बहुत प्रशंसा की। उनके दृष्टिकोण में, एक नेता को इस तरह की प्राधिकारपूर्ण निर्णायकता होनी चाहिए, उन्हें तब तक दंडित करना चाहिए जब तक वे आदेशों का पालन न करें। फोन रखने के बाद, सौरभ चटर्जी मुस्कुराते हुए अपने डेस्क के पीछे से बाहर आए, बाहर की ओर कदम बढ़ाते हुए। श्री चंद्र, मेरे साथ चलिए हमारे सम्मानित मेहमानों का स्वागत करने। अध्याय 398, फिर क्या हमें अभी भी सहन करना चाहिए? _1। लक्ष्मी वर्मा एक दस्तावेज लेकर सौरभ चटर्जी के कार्यालय गईं। प्रक्रिया के अनुसार, इस बैच के कर्मचारी स्थानांतरणों को आधिकारिक रूप से प्रभावी होने से पहले सौरभ चटर्जी के अंतिम हस्ताक्षर की पुष्टि की आवश्यकता थी। इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने में ज्यादा समय नहीं लगता, इसे मौके पर ही किया जा सकता था और तुरंत वापस ले जाया जा सकता था। जब से यह प्रणाली लागू हुई थी, सौरभ चटर्जी हमेशा सहयोगी रहे थे और उन्होंने कोई परेशानी नहीं की थी। हालांकि, लक्ष्मी वर्मा इस महाप्रबंधक के पक्ष के लिए आभारी नहीं थी। उनके दृष्टिकोण में ऐसा समर्थन अपेक्षित था। ये वह चीज थी जो उनके रोहन ने 2 विभागों के नियंत्रण के बदले में हासिल की थी। इसके अलावा, इस प्रणाली ने कंपनी के कर्मचारियों के बीच एक लहर पैदा कर दी थी और इसे कर्मचारियों द्वारा एक अच्छी नीति के रूप में मान्यता दी गई थी। इसलिए, सौरभ चटर्जी के पास परेशानी करने का क्या कारण था? हल्के कदमों के साथ, लक्ष्मी वर्मा जल्दी ही सौरभ चटर्जी के कार्यालय के बाहर पहुंची और ठीक उसी समय दस्तक देने वाली थी। ड्यूटी सचिव ने जल्दी से कहा, सहायक लक्ष्मी, दस्तक देने की जरूरत नहीं, श्री सौरभ यहाँ नहीं है। आपका समय खराब हुआ, वे 5 मिनट पहले ही चले गए। क्या ऐसा है? लक्ष्मी वर्मा हैरान रह गईं और फिर मुस्कुराईं, तो सहायक सौरभ कहाँ हैं? वे उनके साथ चले गए। अगर दोनों ही नहीं थे, तो वह बाद में वापस आ जाएंगी। लक्ष्मी वर्मा को कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने सचिव को एक प्यारी मुस्कान दी। ठीक है, तो मैं बाद में आऊंगी, धन्यवाद। ड्यूटी पुरुष सचिव ने मुस्कान लौटाई। लक्ष्मी वर्मा उनकी पसंदीदा सहायक थी, न केवल इसलिए कि वे सुंदर और सक्षम थीं, बल्कि महत्वपूर्ण रूप से इसलिए कि वे इन जूनियर सचिवों के सामने कभी घमंड नहीं करती थीं, जो वास्तव में मूल्यवान था। सहायक सौरभ का तो जिक्र ही नहीं, बल्कि चंद्र प्रकाश के 2 सहायकों, यश कुशवाहा और मुरलीधर यादव, के साथ व्यवहार करते समय हमेशा कठोर चेहरा रहता था, श्रेष्ठता का व्यवहार करते थे, लक्ष्मी वर्मा की तरह बिल्कुल भी सुलभ नहीं। बात करें तो, श्री रोहन भी उनके प्रति अत्यंत विनम्र और शिष्ट थे। अल्पविराम। वास्तव में, लक्ष्मी वर्मा स्वयं एक जूनियर कर्मचारी के पद से शुरू हुई थी और छोटे लोगों की कठिनाइयों को जानती थी, इसलिए वे सभी के प्रति बहुत विनम्र थीं। सहायक सौरभ, यश कुशवाहा और मुरलीधर यादव के विपरीत, जो सोचते थे कि उन्हें हर समय अपनी गरिमा बनाए रखनी होगी ताकि अपने नेताओं को शर्मिंदगी न हो। श्री रोहन ने लक्ष्मी वर्मा के दृष्टिकोण की बहुत सराहना की और इसे प्रोत्साहित किया। एक मुस्कान और एक विनम्र शब्द शायद छोटी सी दयालुता लगे, लेकिन कभी कभी वे अनजाने में महत्वपूर्ण प्रतिफल दे सकते थे। लक्ष्मी वर्मा की मुस्कान और धन्यवाद के कारण, पुरुष सचिव ने मदद नहीं कर सका और जोड़ा, सहायक लक्ष्मी, अगर आपको वास्तव में कुछ जरूरी है, तो आप कॉन्फ्रेंस कार्यालय में जाकर देख सकती हैं। श्री सौरभ और श्री चंद्र वहां गए हैं। मैंने उन्हें कहते सुना कि कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है, कि वे चाहते थे कि प्रबंधक और निदेशक जाएं, दोपहर में किसी भोज के बारे में कुछ। मैंने सब कुछ स्पष्ट रूप से नहीं सुना। लक्ष्मी वर्मा जाने वाली थी लेकिन अचानक रुक गईं। यह एक असामान्य खबर थी। वह सिर्फ 5 मिनट पहले रोहन के कार्यालय में थी और यहां तक पहुंचने में उन्हें केवल 2 मिनट लगे थे। अगर श्री सौरभ और अन्य लोग 5 मिनट पहले किसी वीआईपी से मिलने के लिए निकले थे, तो उन्हें ये खबर और पहले मिली होगी और सभी प्रबंधकों और निदेशकों को सूचित किया गया होगा। लेकिन उन्होंने रोहन को सूचित नहीं किया। यहां तक कि प्रबंधकों को भी बुलाया गया, लेकिन उन्होंने एक उपाध्यक्ष को सूचित नहीं किया। ये निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। लक्ष्मी वर्मा, जो न्यू मीडिया विभाग में विभागीय मामलों की सहायक के रूप में काम करती थी, ने ये नौकरी यूं ही नहीं हासिल की थी। उन्होंने तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि विकसित की थी और उनकी छठी इंद्रिय काफी तेज थी। धन्यवाद, लक्ष्मी वर्मा ने एक सहज लेकिन चमकदार मुस्कान के साथ कहा और वह मुड़कर जल्दी से चली गईं।
पुरुष सचिव ने उन्हें जाते हुए देखा, उनकी सुंदर आकृति की प्रशंसा करते हुए, और मदद नहीं कर सका लेकिन तारीफ की। सहायक लक्ष्मी वास्तव में सुंदर हैं, उनकी आवाज प्यारी है, और वे विनम्र हैं। आह, वे मेरे सपनों की महिला की तरह हैं। दुर्भाग्य से, मुझे नहीं पता कि कौन इतना भाग्यशाली होगा। अल्पविराम। रोहन मल्होत्रा अपने कार्यालय में थे, आराम से एक कप चाय पकड़े हुए, उसे चुस्की लेते हुए। उन्हें लगा कि वे हाल ही में बहुत व्यस्त रहे थे, थक गए थे, और काफी समय से उन्हें इस सुखद पल का आनंद नहीं मिला था। एक बार जब मैं जयपुर मीडिया का महाप्रबंधक बन जाऊंगा, मुझे खुद को एक लंबी छुट्टी देनी होगी, पूरा एक सप्ताह, जहां मैं बिल्कुल कुछ नहीं करूंगा, रोहन मल्होत्रा ने सोचते हुए। उनके कार्यालय का दरवाजा खुला और लक्ष्मी वर्मा जल्दी से अंदर आईं। क्या हो गया? रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराया, लेकिन तुरंत उन्हें कुछ गलत लगा। अगर सौरभ चटर्जी ने हस्ताक्षर कर दिए होते, तो उनकी ओर से तुरंत स्कोर जोड़े जाने की सूचना मिलती। लेकिन कोई नहीं थी। जैसे ही रोहन मल्होत्रा ने समस्या का एहसास किया, लक्ष्मी वर्मा ने तुरंत कहा, रोहन, कुछ ठीक नहीं है। लक्ष्मी वर्मा ने पुरुष सचिव से सुनी बात दोहराई और जोड़ा, मैं सीधे कॉन्फ्रेंस रिसेप्शन डेस्क पर गई थी। कंपनी के सभी 112 प्रबंधक और 11 विभागीय निदेशक सभी पहले कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा हो गए हैं। मैंने ये भी सुना कि जो कोई भी निर्धारित समय में नहीं पहुंचता, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने हमें बुलाया नहीं। रोहन मल्होत्रा की मुस्कान फीकी पड़ गई, और उनकी आंखें ठंडी हो गईं। सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? रोहन मल्होत्रा की भौहें हल्के से सिकुड़ी, क्योंकि उन्होंने अपने आप से सोचा, क्या वे फिर से मुझे निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं पहले ही कम प्रोफाइल रख रहा हूं, क्या ये काफी नहीं है? क्या उनका इरादा मुझे बिल्कुल भी छोड़ने का नहीं है? रोहन, अच्छे लोग बुरों द्वारा सताए जाते हैं। इस बार कंपनी में इतना बड़ा हंगामा होने के बावजूद उन्होंने हमें बाहर रखा। मुझे लगता है कि अगर वे आपका बुरा करना चाहते हैं, तो उनकी चाल छोटी नहीं होगी। ऐसे में क्या हमें अभी भी सहन करना चाहिए? लक्ष्मी वर्मा ने रोहन मल्होत्रा को घूरा। रोहन मल्होत्रा के सिर्फ एक शब्द पर वह उनके साथ हंगामा करने को तैयार थी, भले ही इसका मतलब उनकी नौकरी खोना हो। चलो देखने चलते हैं। अगर हम और सहन नहीं कर सकते, तो फिर सहन करने की कोई जरूरत नहीं। रोहन मल्होत्रा की भौहें खुल गईं। उन्होंने लक्ष्मी वर्मा को एक मुस्कान दी, उनके हाथ में दस्तावेजों की ओर इशारा करते हुए, मुझे वे कागजात दे दो जिन पर हस्ताक्षर करने हैं। अल्पविराम। पहला कॉन्फ्रेंस रूम। जयपुर मीडिया के सभी कॉन्फ्रेंस रूमों में सबसे बड़ा, एक छोटे सभागार के करीब, ये कई सौ लोगों को समायोजित कर सकता था। इस समय 11 निदेशक स्तर के व्यक्ति और 112 प्रबंधक स्तर के व्यक्ति एक साथ इकट्ठा थे। प्रशासनिक निदेशक द्वारा सूचित किए जाने पर उन्होंने एक पल भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। इस बार सौरभ चटर्जी ने स्पष्ट रूप से दंड का आदेश दिया था, और दंड की शर्तें बहुत कठोर थीं। 20 मिनट के भीतर सभी को मौजूद होना होगा, चाहे वे कुछ भी काम कर रहे हों। जो भी निदेशक अनुपस्थित होगा, उसके विभाग के फंड में 20% की कटौती होगी, साथ ही उनका साल के अंत का बोनस भी। जो प्रबंधक अनुपस्थित होंगे, उनका साल के अंत का बोनस काट लिया जाएगा, और उनकी साल के अंत की वेतन वृद्धि रद्द कर दी जाएगी। इसके मद्देनजर कौन देरी करने की हिम्मत करेगा, कौन नहीं आएगा? निदेशकों ने अपनी जगह ली और प्रबंधकों ने अपनी। फिर भी मंच पर एक भी नेता नहीं था। भीड़ अनिवार्य रूप से चर्चा में गूंज उठी, यहां तक कि निदेशक भी खुद को रोक नहीं सके। बताए, यहाँ क्या बड़ा मामला है? हमने पिछले 6 महीनों में इस तरह का लाइन अप नहीं देखा, है ना? वास्तव में कौन जानता है यह क्या हो सकता है? प्रशासनिक विभाग के प्रमुख से सबसे ज्यादा पूछा गया, लेकिन दुर्भाग्य से वह भी उदास था, बिल्कुल कोई जानकारी नहीं थी, पूरी तरह से अंधेरे में। इस बार उसे एक संकेत का भी पता नहीं चला था। जब भीड़ भ्रमित होकर चर्चा कर रही थी, जयपुर मीडिया के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड भी चुपके से 2 आकृतियों को आश्चर्य के साथ देख रहे थे, सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश। 2 शीर्ष कार्यकारी प्रवेश द्वार पर खड़े थे, बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। वे किसका इंतजार कर रहे हो सकते थे? अध्याय 399। पूर्व नेता विजय सिंह _1। सौरभ चटर्जी ने अपनी घड़ी पर नजर डाली, अभी 11 बजे से 1/4 समय बाकी था। अभी अभी उन्हें एक और फोन कॉल आया था, समूह के लोग जल्द ही पहुंचने वाले थे, निश्चित रूप से 10 मिनट से ज्यादा नहीं। कितने समयनिष्ठ। अफेयर्स डिपार्टमेंट हमेशा समय को इतनी गंभीरता से लेता था, शायद ग्रेटर इंडिया रीजन के प्रबंधक के प्रभाव के कारण। सौरभ चटर्जी ने अपने मन में सोचा, श्री सौरभ, सिर्फ हम दोनों के साथ उनका स्वागत करने में क्या ये थोड़ा उत्साहहीन नहीं लगेगा? चंद्र प्रकाश ने मदद नहीं कर सका और कहा। हालांकि वह भी समूह की एक सहायक कंपनी में काम कर चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी जयपुर मीडिया जैसी प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधित सहायक कंपनी में शामिल नहीं हुआ था, इसमें अंतर था। अन्य सहायक कंपनियों में जब कोई नेता दौरा करता था, तो वे उत्सुकता से सभी कर्मचारियों को बाहर निकालते थे, पंक्तियों में खड़ा करते थे ताकि नेता के प्रति अपनी तवज्जो और उत्साह दिखा सकें। अफेयर्स डिपार्टमेंट को इस तरह की चीजें पसंद नहीं हैं।
करने को कुछ और न होने के कारण सौरभ चटर्जी ने धैर्यपूर्वक चंद्र प्रकाश को समझाया। मेरे पूर्ववर्ती ने अत्यधिक उत्साह दिखाया था और अंत में ऊपर वालों को नापसंद हो गए थे, और अंत में खैर इतने सालों बाद ये प्रथा बन गई है कि सिर्फ मैं आकर उनका स्वागत करूं, फिर कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर नेता को बोलने के लिए आमंत्रित करूं। तो ऐसा है। चंद्र प्रकाश ने समझते हुए सिर हिलाया। जैसे ही वे बात कर रहे थे, उन्होंने एक मर्सिडीज को अपनी ओर आते देखा। सौरभ चटर्जी ने लाइसेंस प्लेट पर नजर डाली, उनका चेहरा गंभीर हो गया और वे उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वे आगे बढ़े, चंद्र प्रकाश स्वाभाविक रूप से उनके पीछे चल पड़े। द्वार पर मौजूद सुरक्षा गार्ड भी मूर्ख नहीं था। उसने जल्दी से बैरियर उठाया ताकि वाहन गुजर सके। मर्सिडीज धीरे धीरे अंदर आई और पीछे की खिड़की नीचे हुई, जिससे एक सिर दिखाई दिया जिसमें बाल कम थे और गाल मोटे थे। वह 50 के आसपास का लग रहा था, सौरभ चटर्जी से थोड़ा बड़ा। सौरभ चटर्जी, काफी समय हो गया। कार में बैठे व्यक्ति ने सौरभ चटर्जी को मुस्कान के साथ अभिवादन किया। ये पुराना नेता है। सौरभ चटर्जी की आंखें चमक उठी और उनके चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। मुझे आपके दौरे की उम्मीद नहीं थी। स्वागत है। ओ स्वागत है। सौरभ चटर्जी असाधारण रूप से उत्साही थे और मध्यम आयु का व्यक्ति मुस्कुराया और गरिमा के साथ सिर हिलाया। पुराने नेता, नमस्ते। चंद्र प्रकाश ने उनकी नकल करते हुए गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। मैं जयपुर मीडिया का उप महाप्रबंधक हूं। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। मध्यम आयु के व्यक्ति ने चंद्र प्रकाश को संतुष्टि की नजर से देखा, फिर उनके पीछे देखा और किसी और को न देखकर उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी और उनकी आंखों में हल्की सी नाराजगी झलकी। मैंने सुना है कि यहाँ एक और उप महाप्रबंधक हैं, जिनका नाम रोहन है। मैं विशेष रूप से उनके लिए आया हूँ। वह आपके साथ मुझे मिलने क्यों नहीं आए? ये व्यक्ति हमेशा गलतियां ढूंढता रहता है। चंद्र प्रकाश ने अपने मन में सोचा। हमारे श्री रोहन, वे बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं। हम में से कोई भी उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। सौरभ चटर्जी ने सहजता से कहा, बिना नेता के सामने कोई भावना दिखाए। रोहन मल्होत्रा को उनकी ही दवा का स्वाद चखाते हुए उनके पीछे खड़े चंद्र प्रकाश ने वास्तव में उनकी प्रशंसा की। सौरभ चटर्जी चतुराई से चालाक थे। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने रोहन मल्होत्रा को अहंकारी और बैलगाम के रूप में वर्णित किया था। अगर रोहन मल्होत्रा भी स्वागत करने नीचे आते, तो क्या ये शिकायत में वर्णित छवि के विपरीत नहीं होता? रोहन मल्होत्रा की अनुपस्थिति प्रोफाइल के लिए अधिक उपयुक्त थी। इसके अलावा ऐसा लगता था कि सौरभ चटर्जी इस व्यक्ति को जानते थे। ये कौन हो सकता था? इस व्यक्ति का व्यवहार अभिमानी था, हमेशा श्रेष्ठता का भाव लिए हुए, उन पर ऊंचे दर्जे से नीचे की ओर देखते हुए। ऐसा किरदार रोहन मल्होत्रा से निपटने के लिए एकदम सही। चंद्र प्रकाश को अपने दिल में एक अस्पष्ट खुशी महसूस हुई। ठीक है, हम बाद में और बात करेंगे। मध्यम आयु के व्यक्ति ने हाथ हिलाया और कार की खिड़की तुरंत ऊपर चली गई। सुरक्षा गार्ड की सावधानी भरी निगरानी में मर्सिडीज पार्किंग के लिए चली गई। सौरभ चटर्जी ने चंद्र प्रकाश को पैदल साथ चलने के लिए नेतृत्व किया। इस बार उत्साह होने वाला है। रास्ते में सौरभ चटर्जी ने चंद्र प्रकाश से व्यंग्यात्मक हंसी के साथ फुसफुसाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि इस बार आने वाला व्यक्ति विजय सिंह होगा। वह कौन है? चंद्र प्रकाश ने उत्सुकता से पूछा। सौरभ चटर्जी का अफेयर्स डिपार्टमेंट में ऐसे परिचित होना आसान नहीं था। वह कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जो कटुता रखता है, छोटी छोटी बातों में कमी निकालता है, अभिमानी और गर्वीला है और चापलूसी में माहिर है। सौरभ चटर्जी ने तंज कसा। लेकिन उनके पास वास्तव में क्षमताएं हैं, अन्यथा वह अफेयर्स डिपार्टमेंट में सचिव बनने नहीं जा पाते। बेशक उनका सचिव बनना अधिकतम एक स्पष्ट पदोन्नति, लेकिन वास्तव में पदोन्नति माना जा सकता है। हाँ, इस बार पुरानी जगह पर दोबारा आकर मुझे आश्चर्य है कि वह क्या सोचते हैं। फिर भी रोहन मल्होत्रा से निपटने के मामले में मैं वास्तव में निश्चिंत हूँ। पुरानी जगह पर दोबारा? चंद्र प्रकाश ने जिज्ञासु होकर पूछा। क्या आप भूल गए कि मैंने आपको अपने बदकिस्मत पूर्ववर्ती के बारे में बताया था, जिसने चापलूसी की और घोड़ों की टापों से ठोकर खाए? सौरभ चटर्जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी ठुड्डी एक दिशा में इशारा करते हुए, वही हैं। चंद्र प्रकाश हैरान और अवाक रह गए। हालांकि ऐसे व्यक्ति के रोहन मल्होत्रा को परेशानी देने के लिए आने का विचार वास्तव में उन्हें खुश कर रहा था। सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश ने विजय सिंह और उनके सहयोगियों का बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया। सहयोगियों कहने से मतलब केवल विजय सिंह और उनके ड्राइवर के अलावा एक जूनियर सचिव था। वह साथी सचिव, जिसे जूनियर कहा गया, वह रैंक के हिसाब से था। यदि उम्र मापदंड होती तो वह चंद्र प्रकाश से थोड़ा बड़ा था, हमेशा एक ऐसी मुस्कान के साथ जो विजय सिंह के अभिमान और दिखावटी व्यवहार से पूरी तरह अलग थी। ये व्यक्ति, ऐसा कहा गया, अधिकारी लाल के कहने पर विजय सिंह द्वारा लाया गया एक नया व्यक्ति था। पुराने नेता, स्वागत है। इस बार पूरा प्रबंधन मीटिंग रूम में आपकी मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है। हम वास्तव में आपके व्यापक सुझावों की आशा करते हैं। सौरभ चटर्जी का उत्साह हसीन था।
हाँ, वास्तव में मैंने श्री सौरभ से सुना है कि जब आप जयपुर मीडिया का नेतृत्व कर रहे थे, तब सभी ने आपकी बहुत प्रशंसा की थी। हम युवा पीढ़ी को आपसे बहुत कुछ सीखना है। चंद्र प्रकाश अपनी चापलूसी में गंभीर थे। ये घनी भौहों और बड़ी आंखों वाला व्यक्ति, वह भी चापलूसी कर सकता था और ऐसा लगता था कि उसे इसमें काफी महारत थी। सौरभ चटर्जी ने चंद्र प्रकाश की ओर नजर डाली, चुपके से आश्चर्यचकित हुए। हाँ, इस बार मैं यहाँ नेतृत्व के आदेश पर हूँ, अफेयर्स डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व करते हुए जांच करने के लिए। मैं कोई व्याख्यान या मार्गदर्शन देने में शामिल नहीं हो सकता, यह उचित नहीं होगा। विजय सिंह ने मौखिक रूप से मना किया, लेकिन उनके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि की छवि थी। सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश के नेतृत्व में समूह सीधे कॉन्फ्रेंस क्षेत्र की ओर बढ़ा। लिफ्ट से ऊपर जाते हुए जैसे ही वे बाहर निकले, विजय सिंह अपने हाथ पीछे रखकर चले, बाएं दाएं देखते हुए, बार बार सिर हिलाते हुए, सौरभ चटर्जी, तुम यहाँ प्रबंधन अच्छा कर रहे हो। बहुत अच्छा, वास्तव में। विजय सिंह ने एक नेता के लहजे में बात की। सौरभ चटर्जी ने कोई अपराध नहीं लिया और इसके बजाय मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सब पुराने नेता द्वारा छोड़ी गई मजबूत नींव के कारण है। फिर भी, चाहे कितना भी अच्छा हो, हमें डर है कि हम श्री रोहन के कारण होने वाले उथल पुथल का सामना शायद ही कर पाएं। वह तोड़फोड़ करने के आदी हैं और कंपनी को काफी परेशानी और झंझट का कारण बन चुके हैं। श्री चंद्र और मुझे समूह को रिपोर्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौरभ चटर्जी ने सूक्ष्म रूप से दोष रोहन मल्होत्रा की ओर मोड़ दिया। विजय सिंह का चेहरा थोड़ा गहरा हो गया, उनकी उस व्यक्ति के प्रति धारणा पहले से ही मिलने से पहले ही अत्यंत खराब थी। वह अफेयर्स डिपार्टमेंट की ओर से आए थे और वह रोहन उन्हें अभिवादन करने नहीं आया। उस कंपनी को, जिसे उन्होंने छोड़ा था, वह रोहन परेशान करने की हिम्मत करता था। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि यह श्री रोहन कैसा व्यक्ति है। विजय सिंह ने ठंडे तौर पर फुफकारा। सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश ने चुपके से एक नजर का आदान प्रदान किया, उनके होठों पर एक क्षणिक, लगभग अप्रत्यक्ष मुस्कान दिखाई दी। पुराने नेता, इस तरफ कृपया। सौरभ चटर्जी ने बार बार पुराने नेता कहकर पुकारा, व्यक्तिगत रूप से पहले मीटिंग रूम की ओर रास्ता दिखाते हुए। पहले मीटिंग रूम के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसे खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर खड़ा एक व्यक्ति ने मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया। श्री सौरभ, क्या मेहमान आ गए हैं? बोलने वाला और कोई नहीं, बल्कि रोहन मल्होत्रा था। अध्याय 400, मैं इस बैठक की अध्यक्षता करूंगा _1। सौरभ चटर्जी अविश्वास के साथ घूरते हुए दरवाजे पर खड़े रोहन मल्होत्रा को देख रहे थे। तुम यहाँ कैसे? चंद्र प्रकाश भी हतप्रभ थे और चिल्लाए बिना नहीं रह सके। योजना के अनुसार वे रोहन मल्होत्रा को बुलाने वाले थे। आखिरकार, आज के आयोजन की व्यवस्था न केवल कॉर्पोरेट नेताओं के स्वागत के लिए थी, बल्कि रोहन मल्होत्रा के लिए भी थी। हालांकि, रोहन मल्होत्रा को थोड़ा बाद में आना था। आखिरकार, दोनों का इरादा रोहन मल्होत्रा को पूरी तरह से निराश करने और यह सुनिश्चित करने का था कि आने वाले कॉर्पोरेट सदस्य उनके प्रति पर्याप्त नापसंदगी विकसित करें। रोहन मल्होत्रा का अप्रत्याशित आगमन उन्हें अप्रस्तुत पकड़ गया, चाहे वे कितने भी चालाक क्यों न हो, वे अपना संयम खो देंगे। दोनों ने बहुत अच्छी योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि रोहन मल्होत्रा पहले ही आ चुके होंगे। किसने उन्हें सूचित किया? हैरान और संदिग्ध, सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश उलझन में थे। सौरभ चटर्जी ने तो विशेष रूप से प्रशासनिक निदेशक को जोर देकर कहा था कि वह रोहन मल्होत्रा को अलग से सूचित करेंगे, ये भरोसा करते हुए कि प्रशासनिक निदेशक स्वयं ऐसा करने की पहल नहीं करेगा। मौजूद सभी निदेशक और प्रबंधक अंधेरे में थे, उन्हें नहीं पता था कि वे यहाँ क्यों इकट्ठा किए गए थे, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि रोहन मल्होत्रा को निमंत्रित नहीं किया गया था क्योंकि तीनों नेताओं में से कोई भी प्रकट नहीं हुआ था। रोहन मल्होत्रा को आखिर कैसे पता चला? सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश कभी नहीं सोचेंगे कि खबर लीक करने वाला कोई निदेशक या प्रबंधक नहीं, बल्कि एक साधारण सचिव था जिसने अनजाने में उनकी बातचीत का एक शब्द सुना और अनजाने में उसे लक्ष्मी वर्मा को बता दिया। संयोगों की एक श्रृंखला ने इस दृश्य को जन्म दिया। अल्पविराम। लक्ष्मी वर्मा की बात सुनने के बाद और खुद देखने के लिए आने से पहले, रोहन मल्होत्रा ने अपने दिमाग में लाल कमल से संपर्क किया। वह ये समझना चाहते थे कि सौरभ और चंद्र वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहे थे। लाल कमल, क्या ग्रेटर इंडिया रीजन के अफेयर्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में सौरभ चटर्जी को कोई दस्तावेज या सूचना जारी की है? रोहन मल्होत्रा ने मन ही मन कहा। अपर्याप्त अनुमतियां, पूछताछ करने में असमर्थ, लाल कमल ने मना कर दिया। मैं भविष्य के अध्यक्ष के रूप में पूछताछ को अधिकृत करता हूं, रोहन मल्होत्रा ने जोर दिया। लाल कमल एक पल के लिए चुप रहा। पूछताछ स्वीकृत। पूछताछ का परिणाम 0 है। कोई इलेक्ट्रॉनिक या कागजी सूचना नहीं है। संपर्क का अनुमान टेलीफोन कॉल के माध्यम से है, लाल कमल ने कहा। महाप्रबंधक सौरभ चटर्जी और उप महाप्रबंधक चंद्र प्रकाश द्वारा कॉर्पोरेशन को भेजी गई एक शिकायत का पता चला है, जिसका मुख्य सामग्री है। लाल कमल ने संक्षेप में और स्पष्ट रूप से समझाया। रोहन मल्होत्रा का चेहरा गहरा और तेजी से क्रूर हो गया।
वर्मा, मेरे साथ चलो। रोहन मल्होत्रा लगभग क्रोध में चले गए। अगर वे मुझे सुबुद्ध करने के लिए एक बुद्ध को बुलाना चाहते हैं जैसे कि मैं सूर्य वानर हूं, तो मैं उन्हें स्वर्ग में हंगामे का स्वाद पहले ही चखा दूंगा। अल्पविराम। रोहन मल्होत्रा को आयोजन में देखकर सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश को कुछ हद तक बेचैन महसूस हुई। दोनों को पहले से ही रोहन मल्होत्रा के बारे में कुछ संदेह था और अब उन्हें बेचैन और अपराधबोध दोनों महसूस हो रहा था। मैं जयपुर मीडिया का उपाध्यक्ष हूँ। स्वाभाविक रूप से जब कंपनी में कोई बड़ा आयोजन हो तो मुझे यहाँ आना चाहिए ताकि स्थल पर व्यवस्था बनाए रखने में मदद कर सकूं और साथ ही विशिष्ट मेहमानों से मिल सकूं, रोहन मल्होत्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उनकी नज़र विजय सिंह के चेहरे पर पड़ी, विनम्रता से सिर हिलाते हुए, इस नेता को मैं आपको कैसे संबोधित करूं? विजय सिंह ठंडे और अलग थलग थे, रोहन मल्होत्रा की ओर देखते हुए। पिछली बातचीत का अवलोकन करके उन्होंने पुष्टि की कि रोहन मल्होत्रा वास्तव में वही श्री रोहन थे जिनकी इस बार जांच करने आए थे। जांच के अधीन एक व्यक्ति, फिर भी कोई भय नहीं दिखा रहा, यहां तक कि थोड़ा सा भी आशंका का संकेत नहीं। ये स्पष्ट था कि वह हमेशा कितना दुस्साहसी रहा होगा। विजय सिंह रोहन मल्होत्रा से अधिक असंतुष्ट थे, उन्हें विशेष रूप से झुंझलाहट महसूस हुई। वे कॉर्पोरेट ग्रेटर इंडिया रीजन के अफेयर्स डिपार्टमेंट में एक नेता थे और जयपुर मीडिया के पूर्व नेता थे। सौरभ चटर्जी व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने नीचे गए थे, हर बार उन्हें स्नेहपूर्वक पुराने नेता कहकर पुकारते थे। ये रोहन मल्होत्रा न केवल स्वागत करने नीचे नहीं आए, बल्कि उनके द्वारा दी गई अभिवादन में भी सम्मान का कोई संकेत नहीं था, जो दिखाता है कि वह अपने सामान्य आचरण में कितना अहंकारी है। इस बार मुझे सौरभ चटर्जी और अन्य लोगों का गुस्सा निकालने में मदद करनी होगी, विजय सिंह ने ठंडे तौर पर कहा। मैं ग्रेटर इंडिया रीजन अफेयर्स डिपार्टमेंट के दूसरे सचिव हूं, विजय सिंह। आप रोहन मल्होत्रा हैं, बहुत अच्छे, मेरे पास जल्द ही आपके लिए कुछ सवाल होंगे। सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश ने चुपके से नजरों का आदान प्रदान किया। सौभाग्य से विजय सिंह रोहन मल्होत्रा से काफी नाराज लग रहे थे। यह अच्छा है, इस बार जो आया है वह विजय सिंह है। आपसे, रोहन मल्होत्रा, भी अधिक अहंकारी और अभिमानी व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा प्रतिशोध की तलाश में रहता है और अपनी इच्छाओं और स्वार्थी इरादों के अनुसार कार्य करता है। इस बार कॉर्पोरेशन ने उन्हें भेजा है, यह ऐसा है जैसे स्वर्ग चाहता है कि आपका अंत हो और अब कुछ भी आपको नहीं बचा सकता। सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में एक मुश्किल से छिपी मुस्कान चमक रही थी। चंद्र प्रकाश को भी ऐसा ही महसूस हुआ। सौरभ चटर्जी के परिचय के माध्यम से चंद्र प्रकाश को भी समझ में आया कि उनके पूर्व नेता कैसे व्यक्ति थे। उनके व्यक्तिगत प्रबंधन कौशल के कारण उन्होंने 5 साल की प्रमुख मूल्यांकन को शानदार ढंग से पास किया था और उन्हें पदोन्नति मिलनी चाहिए थी। हालांकि नैतिकता की कमी के कारण कॉर्पोरेशन ने उन्हें पदोन्नति के बजाय गुप्त रूप से पदावनति दी थी, उन्हें एक बड़े विभाग में एक छोटा अधिकारी बनाकर, जैसे कि वह एक तिल का बीज हो। संभवतः इस बार उन्हें इसलिए भेजा गया क्योंकि वे जयपुर मीडिया में पूर्व नेता के रूप में स्थिति से अधिक परिचित होंगे। किसी भी स्थिति में, चाहे स्थिति कुछ भी हो, ऐसे व्यक्ति से मिलना केवल यह मतलब है कि रोहन मल्होत्रा का भाग्य खराब है। ये कैसा है, श्री रोहन, क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूं? विजय सिंह ने ठंडे तौर पर फुफकारा। मैं कैसे हिम्मत करूं, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, एक तरफ हटकर रास्ता देते हुए, कृपया अंदर आएं। विजय सिंह ने हम्फ किया और अंदर कदम रखा। सौरभ चटर्जी जल्दी से उनके पीछे गए, सम्मानजनक व्यवहार के साथ आगे बढ़कर रास्ता दिखाने के लिए, जिससे विजय सिंह का मूड थोड़ा बेहतर हुआ। चंद्र प्रकाश ने रोहन मल्होत्रा को तिरछी नजर से देखा, उनके पीछे पीछे चलते हुए, जैसे कि रोहन मल्होत्रा ने उन्हें एक एक करके अपने सामने से गुजरते देखा। आखिरी में एक युवा व्यक्ति था, चंद्र प्रकाश की उम्र के आसपास, एक ब्रीफकेस लिए हुए, जो एक जूनियर कर्मचारी की तरह दिखता था। अंदर जाते समय उसने ध्यान नहीं दिया और ठोकर खाए, लगभग अपना संतुलन खो बैठा। रोहन मल्होत्रा ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे स्थिर किया, दयालुता से मुस्कुराते हुए, सावधान रहें। युवा व्यक्ति ने आभार में सिर हिलाया। इतना अस्थिर। आगे चल रहे विजय सिंह ने पीछे की हलचल को देखा और पीछे मुड़कर देखा, एक ठंडा फुफकार निकाला। ये स्पष्ट नहीं था कि वह युवा व्यक्ति की बात कर रहे थे या सूक्ष्म रूप से रोहन मल्होत्रा का मजाक उड़ा रहे थे। सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश ने एक उदासीन नजर डाली। युवा व्यक्ति ने शर्मिंदगी से मुस्कुराया और चुपचाप पीछे चलता रहा। पहले कॉन्फ्रेंस रूम में 11 निदेशक और 100 से अधिक प्रबंधक बैठे थे। उन्होंने देखा कि 3 नेता एक गंजे व्यक्ति को मंच पर लेकर आए और क्रम में बैठ गए। ये वह क्यों है? गौतम दास मदद नहीं कर सके और धीरे से चिल्लाए। एक पुराने कर्मचारी होने के नाते उन्होंने स्वाभाविक रूप से गंजे व्यक्ति को पहचान लिया, विजय सिंह, जयपुर मीडिया के पूर्व महाप्रबंधक। पुराने कर्मचारियों के लिए विजय सिंह का जयपुर मीडिया में युग केवल एक अंधेरे युग के रूप में वर्णित किया जा सकता था, क्योंकि कई प्रतिभाशाली व्यक्ति इसे सहन नहीं कर सके और चले गए। गौतम दास की चापलूसी और तारीफ करने की आदत लगभग पूरी तरह से उस समय के दौरान विकसित हुई थी।
इस व्यक्ति के अब वापस आने पर गौतम दास का चेहरा कुछ हद तक असामान्य हो गया। कोई बड़ा आयोजन होने वाला था, गौतम दास ने अपने मन में सोचा। न केवल उनके लिए, अन्य पुराने कर्मचारियों के चेहरे भी असामान्य दिखने लगे। मंच पर सौरभ चटर्जी ने विनम्रता से विजय सिंह को बोलने के लिए आमंत्रित किया। विजय सिंह मुस्कान से भरे हुए 2 बार मना किया और फिर नीचे दर्शकों को संबोधित करने लगे। उन्होंने मुश्किल से अपने गले से शब्द निकाले ही थे कि एक जोरदार और स्पष्ट आवाज ने उन्हें बाधित कर दिया। शांति। विजय सिंह कांप गए। रोहन मल्होत्रा एक वायरलेस माइक्रोफोन पकड़े हुए थे, जो नीचे दर्शकों को चेतावनी दे रहे थे, फिर अपने पास के नेताओं की ओर मुस्कुराते हुए मुड़े। आज की बैठक, मैं इसका संचालन करूंगा। नेताओं, मुझे उम्मीद है कि कोई आपत्ति नहीं है।